नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के इस मॉक पेपर नंबर 5 में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त हैं। पटवार मॉक पेपर 5 नंबर आज हमारा हो रहा है और इसके लिए आप लोगों को पहले दिया भी था करने के लिए, आप लोगों ने करे भी होंगे क्वेश्चंस। और अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग, और इससे एनालाइज जरूर किया करो आप लोग कि जो गलतियां आप जिस क्वेश्चन में कर रहे हो उनको अलग से लिख करके रखा करो। जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुआ है, जो भी कोई नई अप्रोच सीखो उसको रिवाइज किया करो आप लोग, उसी से आप लोग धीरे धीरे स्कोर में सुधार कर पाओगे। ये जो अभी तक मॉक पेपर हमारे हुए हैं ये बेसिक से मॉडरेट लेवल का था। धीरे धीरे मैं चीजें टोटल आपको 15 से 16 मॉक पेपर हम लोग करवाने वाले हैं। जैसे 6, 7, 8 मॉक पेपर के बाद धीरे धीरे इनका लेवल अब अप करते चलेंगे, इंक्रीज करते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, ताकि ऐसा भी नहीं लगे कि इतना पता नहीं क्या होगा। लेकिन पेपर में हर तरह का लेवल पे आपको काम करना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत इजी करना है। तो लेवल अपने आप मैं बढ़ा दूंगा। इस 6 नंबर से 6 के बाद 7 नंबर से आपको थोड़ा लेवल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आप परेशान मत होना, कोई 2-3 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होते हैं तो लेवल इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया है कि आप टेंशन में बहुत जल्दी आ जाए। तो जैसे 2-5 सवाल अगर नहीं होते हैं तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है, सीखना है वहां से आपको, ताकि पेपर के दिन किसी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं आए। उसी के लिए मॉक पेपर चलाया जा रहा है। इस मॉक पेपर को करवाने का मेन मोटिव यही है कि जिस दिन हम पेपर देने जाएं उस दिन हमें परेशानी बिल्कुल भी ना हो, सब वही क्वेश्चन हो जो हम लोग करके गए हैं। तो 6 नंबर के बाद जो 7 नंबर जो मॉक पेपर आएगा, अब उससे आपको हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले नजर आएंगे। धीरे धीरे हम लोग चीजों को इंक्रीज करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा, आप लोग शांत रहिए, कूल रहिए, मस्त रह के आप लोग अपना अप्रोच लगाइए। जैसा भी आप लोग कर पा रहे हो, जो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उसमें सुधार करिए, बस ये आपको करना है। परेशान मत हो जाना कहीं आप लेवल देख करके। 6 तक हम लोग यही रखने वाले हैं। 6 से मैं हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे तो थोड़ा बढ़िया लेवल का होगा, ताकि आपको वहां पर टाइम देना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े। और अभी तक जो रहा था, ऐसा नहीं है कि अभी तक बहुत आसान पेपर थे, अभी आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन हर पेपर में आप ये मान के चले अगर 25 सवाल मैथ्स के आ रहे हैं ना, उन 25 में से 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को परेशान करते हैं, हर बच्चे को परेशान करते हैं वो। तो वो पेपर में लेकर के आएंगे। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं डाल रहे थे, अभी सब वही क्वेश्चन थे जो लगभग आप लोग कर पा रहे थे। अब नंबर 7 से जो मॉक पेपर होगा आपका, 7वें नंबर का मॉक पेपर होगा, वहां से जरूर आपको इस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा जो मैं पहले ही आपको बता दिया है। तो उसको लेकर टेंशन मत लेना। बस दिक्कत तुम्हारे साथ ये है कि परेशानी बहुत जल्द होते हो, तो वो नहीं करनी है आपको। रिजल्ट को लेकर चिंता बिल्कुल भी ना करें, हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैथ्स और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको और अच्छे से इंप्रूव करिए। मैं आपको, अगर आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, 3 क्लास के अंदर मैंने जैसे कल बताया था आपको कि पूरी 3 क्लासें जो हो रही हैं, 3 जो पार्ट हमारे करवाए जा रहे हैं, उसके अंदर आपको पूरी मैथ्स वैसे ही भी कराई जा रही है। उसमें भी कोई टॉपिक अगर नहीं हुआ है तो उसको रिवाइज कर लो आप लोग, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट आपको कल संडे के दिन मिल गया है। इसी तरह से 2 पार्ट और आ जाएंगे तो पूरी मैथ्स के 9 के 9 टॉपिक आप लोग उन 3 पार्ट्स के अंदर भी खत्म कर सकते हैं। उन्हीं का रिवीजन कर लो और मॉक पेपर जरूर देखते रहो, आप इनको जरूर लगाते रहो। चलिए आज के मॉक पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे आप लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देना है आप लोगों को, साथ साथ करेंगे जरूर आप लोग, क्योंकि करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ग है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्या लिखा है यहाँ पे, 9, 1:9 है क्या, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। गड़बड़ है यहाँ पे। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। यह 1:9 है, सही कर लीजिए। 1:9 है ये ना, 1:9 है। यहाँ पर ये 3 कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर, कोई ना मैं कर देता हूं। ये 1:9 है। एक अनुपात 9 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बता दो फटाफट क्या होगा इनके परिमाप का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, होता है सर
एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है सर, तो साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इन क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है 1:9 है सर, 1:9 है ये। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इन दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात 1:3 आएगा सर। इन दोनों वर्गों की भुजाओं का अनुपात 1:3 आएगा। स्क्वायर रूट कर दो आप लोग, 1 का रूट 1 ही होता है और 9 का 3 होता है सर, 1:3। भुजाओं में अनुपात 1:3 होगा तो परिमाप का अनुपात भी इनका वही होगा। परिमाप होता है बाउंड्री, चारों भुजाओं का योग। परिमाप का अनुपात होता है, परिमाप का मतलब है 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, तो यही रेशियो आएगा सर 1:3। इनके परिमाप का अनुपात, पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, परिमाप होता है सर 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा 1, 4 गुना भुजा 2, तो 4 तो आपस में कट जाएगा इनका। जो इनकी भुजाओं का रेशियो है वही इनके परिमाप का अनुपात होगा, 1:3। ये क्षेत्रफल का था, एरिया था यहां पर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला सवाल, ये 1:9 है, सही कर लेना ना, 1:9 है। अगला सवाल देखो आप लोग, ये त्रिभुज पर लेकर लिखा है, ये त्रिभुज को लेकर लिखा है। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी आपको दिया हुआ है, 3:4 है। तो इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा, इनके आधार की लंबाई का अनुपात क्या होगा। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसकी ऊंचाई और आधार की बात हो रही हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर, दो त्रिभुज है, यहां पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले त्रिभुज का आधार 1 गुणा h1 को ऊंचाई से लिखा है, दूसरे त्रिभुज के आधार को 2 से लिख दिया, आधार 2, और ऊंचाई को h2 से लिख दिया। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3, 4:3 दे रखा है, तो यहां लिखिए आप लोग 4:3, 4:3। देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4, तो h1 का मान 3 है और h2 का मान कितना है, 4 है। ऊंचाइयों की जगह आप 3 और 4 लिख दो आप लोग, 3:4। आधार 1 गुणा 3, आधार 2 गुणा 4, आधार 2 गुणा 4 बराबर में 4/3 लिखिए। ये नंबर ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 16:9 आएगा सर आंसर, 16:9। इनके आधार का अनुपात होगा सर, आधार 1 और आधार 2 का रेशियो होगा 16:9, 16:9। 4 गुणा होगा 4 से 16, 3 गुणा होगा नीचे 3 से, 16:9, 16:9। दोनों ही बेसिक सवाल थे, दोनों ही आसान सवाल थे। यहां पर आप लोग त्रिभुज के बारे में देख रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई की बात हो रही हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। नंबरिंग की बात करें तो 100 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और ये 101 था, 101 नंबर था। ये 102, 102 और 103, 103 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। औसत का क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज से लिखा हुआ सवाल है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, क्या होगा। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो इन सब संख्याओं का औसत बताना एक साथ कितना होगा। सर ये लिखा है x संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y है, तो बताओ इन x संख्याओं का योग क्या होगा। औसत क्या होता है, औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है सर योग बटे संख्या। औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है सर योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये एवरेज का बेसिक फॉर्म है। तो इन x संख्याओं का जो, इन x संख्याओं का योग जो आएगा, योग बराबर क्या होगा, औसत गुणा संख्या। तो औसत y है और संख्या x है, तो x इंटू वाई आएगा सर, x गुणा y।
इसी तरह से इन y संख्याओं का औसत x है, तो इन y संख्याओं का योग क्या आएगा, वो भी सर x गुणा y आएगा। y संख्याओं का योग, y संख्याओं का योग वो भी सर x गुणा y आएगा, क्योंकि उनका औसत x था, इनका औसत कितना है, x है। दे रखा है साफ साफ, देखो y संख्याओं का औसत x है, यहां था x संख्याओं का औसत y है, लिखा है साफ साफ। अब आपसे पूछा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इन सब का औसत बताना है, एवरेज बताना है। सबका औसत होता है सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका योग तो आया है x गुणा वाई, x गुणा वाई, और इनका योग भी क्या आया है, x गुणा वाई। तो राशियों का योग हो जाएगा x गुणा वाई प्लस x गुणा वाई, बटे में कुल कितनी संख्या हो गई सर, ये x संख्या तो ये है और y ये है, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। ऊपर जुड़ेगा सर ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2xy, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही मेरा आंसर होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है सर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है सर। ये सवाल आया है पहले भी, जब भी सवाल के अंदर x और y नजर आते हैं सवाल आसान होता है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं। करना चाहिए आप लोगों को, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप हर सवाल का आंसर देने के लिए सक्षम है, दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पर आ जाइए। 104 नंबर सवाल जो है वो क्रिकेट का लिखा है, 104। किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत 50 था। एक बल्लेबाज है, एक क्रिकेट के अंदर दो बातें होती हैं, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज। एक क्रिकेट का ये बल्लेबाज, इसका 40 पारियों का औसत 50 रन था। तो 40 पारियों का एवरेज 50 है, इसका मतलब हर मैच में उसने 50 रन बनाए, तो टोटल 40 मैचों में उसने 2000 रन बनाए सर, 40 गुणा 50। अब कह रहा है इस बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है। इस बल्लेबाज का अधिकतम जो स्कोर है इसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यहां लिखा है अधिकतम स्कोर इसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों ही पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी की 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। 40 पारियां थी टोटल, दो हटा दी तो 38 पारी बच गई सर शेष। इन 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या था, इस बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर क्या था। है आसान सवाल। एक बल्लेबाज का औसत होता है सर, बल्लेबाज का औसत उसके द्वारा बनाए गए कुल रन बटे में उसके द्वारा खेले गए कुल मैच या पारियां। मैच और पारी एक ही बात है यहां पर, कुल मैच। तो ये बल्लेबाज 40 पारियां तो यहां बता रहा है, 40 पारियां तो यहां है और 38 पारियां यहां है। दो पारियां इसने हटाई हैं, तो उन हटाई गई दो पारियों का पहले टोटल रन देख लेंगे कितना है, और उन दोनों पारियों का डिफरेंस तो पता है हमें 172 का है। तो आसान है सवाल, लेकिन अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो 40 पारियों का कुल रन कितना होगा, 40 मैच का कुल रन, कुल रन 40 पारियों में या 40 मैच में बनाए गए कुल रन कैसे निकालोगे, औसत गुणा मैच। औसत 50 का है और मैच 40 है, तो 50 गुणा 40। इनका औसत 50 का था तो 2000 रन हुए सर, सारे टोटल बनाए गए। 40 पारियों में बनाए गए रन कितने हैं, 2000 रन है सर। अब दो पारियां हटा दी तो शेष 38 मैच का कुल रन देखो, 38 मैच का, 38 मैच का कुल रन देखेंगे सर, वो कितना आएगा। उनका औसत है 48 और मैच है 38, तो 48 गुणा 38, 48 गुणा 38। औसत देखो कितना है, 38 पारियों का औसत 48 रन है और मैच कितने हैं 38, तो 48 गुणा 38। तो ना तो सर 48 की टेबल आती है और ना ही 38 की आती है, कोई बात नहीं, ये तो 40 की बोल लो या फिर आप 50 की बोल लो। देखो मुझे 40 की टेबल आती है तो इसको 40 ही मान लो एक बार के लिए। 40 गुणा 8 कितना होता है, 320। 4 8 32 होता है ना, 320।
और ये 40 से 2 कम है, 2 गुणा 8 16 कम कर दो, 320 में से 16 कम कर दो, 304, 320 में से 16 कम करें सर 304, तो 4 आएगा सर। कितनी हासिल कैरी होगी? 30 हासिल कैरी हो गई। 40 गुणा 4 160, और सर ये तो 38 ही है, 2 कम है, 2 गुणा 4 8 कम कर दो। 40 गुणा 4 कितना था? 160, और ये कितना है? 38, 2 कम है, तो 2 गुणा 4 8 कम कर दो। 160 में से 8 कम करे तो सर 152, 152 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 2 5 3 8 182, तो 1824 हो गया सर। ये 1824 हो गया सर। 38 पारियों का रन 1824 हो गया सर। 40 पारियों के टोटल रन है 2000 और 38 पारियों के रन है 1824। तो हटाएगी जो 2 पारियां, उनके कुल रन कितने आ जाएंगे? हटाएगी 2 पारियों के कुल रन कितने आ जाएंगे? माइनस कर दो सर। ये हटाई गई या हटाई गई 2 मैच का कुल रन कम क्यों हो गया? ये क्योंकि आपने 2 मैच हटा दिए और उनके कुल कितने रन थे, तो माइनस करो। 2000 में से 1824 घटा दो आप लोग, 176 रन थे सर, 176 रन। 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 9 में 8 गया तो 176 रन। वो 2 मैच जो हटाए हैं, वो एक तो हटाया न्यूनतम स्कोर का और एक हटाया अधिकतम स्कोर का। न्यूनतम और अधिकतम 2 आपने हटाए, तो न्यूनतम मान लो इस बल्लेबाज ने x रन बनाए थे, कम से कम इस बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन कितने थे? x थे। तो बताओ इस बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर कितना होगा? मैक्सिमम कितने रन बनाएगा? सर ये बता रखा है कि इस बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन ज्यादा है, तो कम से कम अगर x बनाए तो ज्यादा से ज्यादा कितना बनाएगा? x प्लस 172 बनाया होगा सर। जोड़ेंगे ना 172, क्योंकि इससे 172 रन अधिक है, तो जोड़ दो सर। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 176 आना चाहिए। 1x और 1x, 2x बराबर 2x प्लस 172 बराबर 176। इन दोनों पारियों को जोड़ा है तो 2x बराबर 4 आ जाएगा सर, और x बराबर 2 आ जाएगा। इस बल्लेबाज ने कम से कम 2 रन बनाए हुए हैं। इस बल्लेबाज का न्यूनतम स्कोर पूछे तो 2 रन है सर, और अधिकतम स्कोर पूछे तो 172 प्लस 2 174 रन है सर। 174 है सर, 174 रन है सर। 174 रन है इस बल्लेबाज का। एक बार के लिए वापस समझ लो आप लोग, सवाल आसान है, अच्छा सवाल है, पर क्रिकेट का। ये क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 40 मैच खेले, 40 मैच का औसत 50 है, तो टोटल रन हो गया सर 40 गुणा 50 2000। ये तो आसानी से गुणा हो गया सर। 40 मैचों में बनाए 2000 रन, 38 मैचों में रन बनाए 1824। ये कहां से आया 1824? 38 मैच है, औसत 48 है, तो 38 गुणा 48 कितना हुआ? 1824। ये थोड़ा सा गुणा कैसे कराया, जल्दी करना आपको आना चाहिए। जो 2 मैच आपने हटाए हैं उनके कुल रन आ गए 176, 2000 माइनस 1824। अगर न्यूनतम x है तो अधिकतम होगा x प्लस 172, दोनों को जोड़ के बराबर में रख दिया 176, तो x का मान आ गया 2। न्यूनतम उसने 2 रन बनाए, कम से कम 2 रन बनाए सर, तो ज्यादा से ज्यादा उस बल्लेबाज ने 174 रन बनाए होंगे। ठीक है सवाल वैसे। चलिए 105 पर आ जाइए। 105 नंबर बहुत अच्छा सवाल है भाई। कम से कम कराने के बाद 3 बार करना पड़ेगा आपको और आएगा सवाल। थोड़ा सा लेवल ठीक है इस सवाल का, कम से कम 3 बार तक दोहराना आप लोग। अगर आप लोग नहीं कर पाए हो तो, कर लिया है, कर लोगे आप लोग तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नहीं तो 3 बार तक दोहराना इस सवाल को आप लोग। 4000 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में कर्ज पर दिया गया है सर। टोटल 4000 रुपया है जिसके 2 हिस्से करे गए हैं सर। एक भाग 8% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज की दर से दिया गया है सर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपए कमाया हो, वार्षिक ब्याज 352 रुपए कमाया हो, एक साल में टोटल 352 रुपए ब्याज मिला है, तो ये पूछ रहा है सर वह बताओ 8% साधारण ब्याज पर दिया गया कर्ज कितना था। 8% ब्याज पर दिया गया कर्ज कितना था ये पूछा गया है। तो 4000 रुपए की राशि है टोटल, जिसके 2 भाग करे गए हैं। इसके 2 भाग किए हैं, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। पहले भाग पर सर ब्याज की दर 8% है,
और दूसरे भाग पर ब्याज की दर सर 10% है, और इन टोटल दोनों ही भागों से 352 रुपए ब्याज कमाया गया है। इस सवाल को जल्दी करने के लिए आप लोग मिश्रण की अप्रोच लगा सकते हैं। मिश्रण कब लगाते हैं? जब किसी एक ही वस्तु के, जब किसी एक ही राशि के दो भाग हो रहे हों, दोनों के बारे में अगर आपके पास अलग अलग जानकारियां हैं और टोटल जानकारी भी अगर आपके पास में है तो आप मिश्रण लगा सकते हैं। सर ये 4000 की राशि के दो भाग हो रहे हैं, दोनों के बारे में पता है कि यहां से ब्याज की दर 8% है और यहां से ब्याज की दर 10% है, और टोटल जो ब्याज कमाया गया ना सर वो भी पता है 352 रुपए ब्याज मिला है। तो मिश्रण कैसे लगाएंगे? एक तरीका तो है कि आप एक बार के लिए ये मान लो कि आपने 4000 के 4000 जो पैसे है ना, ये पूरा का पूरा रुपया आपने 8% की दर से दिया एक साल के लिए। एक साल के लिए पूरी की पूरी राशि आपने 8% के लिए दी, तो बताओ आपको कितना ब्याज मिलेगा? सर हमें ब्याज मिलेगा 352 रुपए का, सॉरी 320 रुपए का। 4000 का 8%, 352 तो उसने बता रखा है, 4000 का 8% होता है सर 320 रुपए का ब्याज कमाएंगे। ये साधारण ब्याज निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। 4000 का 8%, 320 रुपए ब्याज कमाते। अगर ये सारा का सारा पैसा 4000 का 4000 8% की दर से एक साल के लिए ब्याज पर दिया होता, प्रिंसिपल 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और टाइम जो है वो एक साल है। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 320 आता। अगर ये पूरा का पूरा पैसा 10% की दर से दिया होता तो 400 रुपए ब्याज आता सर, 4000 का 10%। तो ना तो इसने 320 का ब्याज कमाया और ना इसने 400 का। इसने ब्याज कितने का कमाया सर? इसने ब्याज कमाया हुआ है टोटल कुल साधारण ब्याज 352 रुपए। तो सब जगह ब्याज लिखा है आपने 352। अब आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल क्रॉस माइनस करना होता है। घटा दो आप लोग इनको, 400 में से 352 घटा दो। 400 में से 300 गए तो 100, और 100 में से 52 और गए तो 48। सर ये 48 आ जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है। 400 माइनस 352, 352 में से 320 घटा दो, सर ये 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा। ये रेशियो बन गए उन दोनों भागों के। इनमें कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हो। सर ये कट रहा है 16 दूगा 32, 16 3 48। सर इस राशि को 3:2 में बांट दो। ये रेशियो आ गया इसका 3:2। सर इस राशि को 3:2 में बांट दो, 3:2। ये इसका रेशियो आ गया। क्रॉस माइनस करना होता है, तिरछा घटाना होता है। इधर 400 में 352 घटाए, 352 में से 320 घटाए, 352 माइनस 320, तो ये 32 आ गया। इधर ये 48 आ गया। रेशियो आ गया 3:2। आपसे क्या पूछा गया? तो बताएं कितनी राशि को 8% साधारण ब्याज की दर पर कर्ज पर दिया गया था। 8% की दर से जो भाग दिया गया है वो पूछा है। पहला भाग बताना है सर टोटल, तो पहला भाग बता दो। ये आ गया आंसर। 4000 टोटल है, तो टोटल के नीचे टोटल आ जाएगा 3 + 2 5। ये 5 के बराबर है, और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो। अगर आप लोग इसका पहला भाग देखना चाह रहे हो तो 3 से गुणा कर दो, दूसरे के लिए 2 से गुणा कर दो। 5 से कटेगा सर ये 8 बार, 5 8 40, 800 गुणा 3 2400 रुपए सर इसका पहला भाग होगा, और दूसरा होगा 1600 रुपए। तो पहला भाग होगा सर 2400 रुपए। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। कि मिश्रण से करने का एक तरीका है कि हम लोगों ने ब्याज देख लिया, दोनों भागों से कितना कितना ब्याज कमाया, और टोटल ब्याज हमें पता था सर पहले ही 352 कमाया। तो इन दोनों भागों का जो रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा। बचपन में अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है कभी किया था तो x मानकर होगा। पहला हिस्सा x होगा, दूसरा हिस्सा 4000 माइनस x होगा सर, 4000 माइनस x होगा। फिर आप ब्याज निकाल ली दोनों भागों से, टोटल ब्याज 352 बना दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्याज की दर निकाल लो कि कुल कितना % ब्याज कमाए। ये देख लो कि 352 जो है वो 4000 का कितना % होता है। 352 जो है वो 4000 का कितना % होता है। परसेंटेज में भी जा सकते हैं, देखो ऐसे भी लगा सकते हैं। मिश्रण लगाने का एक और तरीका ये भी हो सकता है। 4000 की राशि के दो भाग करने हैं। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% है। टोटल जो दोनों भागों से ब्याज कमाया गया है
वो 352 रुपए कमाएगा। तो ब्याज की दर निकाल दो सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ब्याज की दर होता है ब्याज गुणा 100 SI इंटू 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 4000, 4000 गुणा समय 1 साल है, वार्षिक ब्याज है ये ना, समय 1 साल है, 1 साल का ब्याज है ये। देखो ये 2 जीरो काट देता हूं, 4 से काट लो, ये 10 बार कटेगा, 4 8 32 और 4 8 32, 88 बार कटेगा। 88 में 10 का भाग देंगे सर। इस आदमी ने टोटल जो ब्याज कमाया है वो 8.8% कमाया है, 8.8% ब्याज लिया है इसने टोटल। तो यहां लिख दो 8.8। अब कुछ नहीं करना, केवल माइनस करना है, घटा लो आप लोग। 10 में से 8.8 घटेगा तो ये 1.2 आएगा सर, और 8.8 में से 8 घटेगा तो सर ये 0.8 आएगा। पॉइंट हटा दो, 4 3 12 और 4 2 8, यही अनुपात बनेगा, चाहे आप इस तरह से कर लो, चाहे आप इस तरह से कर लो, 3:2। और इसी अनुपात में राशि को बांटा है मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि इस आदमी ने टोटल कितना परसेंट ब्याज कमाया। तो 352 जो है वो 4000 का कितना परसेंट होता है? 8.8% होता है सर। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मिश्रण आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मिश्रण आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बिना मिश्रण के सर करेंगे तो टाइम लगेगा। फिर आप एक हिस्सा मानेंगे इसका x, दूसरा हिस्सा लिखेंगे 4000 माइनस x। फिर आप ब्याज का बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, दोनों ब्याज को जोड़िए, बराबर में 352 रख दो। आंसर तो पर वहां से भी आ जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन था ये, 105। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन 106, 106 नंबर सवाल देखो आप। 106 P, Q और R एक साझेदार के रूप में एक व्यापार को शुरू करते हैं। तीनों के द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात 1/4, 1/3 और 1/6 है। साल के अंत में 270 रुपए के कुल लाभ हुआ, तो उस लाभ में से P का हिस्सा बताना है कितना होगा। उस लाभ में से P का हिस्सा बताना है कितना होगा। 3 पार्टनर है ये, P, Q और R। P, Q और R 3 पार्टनर है ये, कुछ नहीं 111 ना, घबराना मत इसको देख करके आप लोग। ये P, Q और R 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर एक व्यापार को चलाया है, शुरू करा है। और व्यापार जो शुरू करा है उसमें राशि जो निवेश करी है वो 1/4, 1/3 और 1/6 के रेशियो में करी है। तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है, जो रेशियो से जोड़ दिया गया है। तो इसी का ही पार्ट है ये रेशियो का। आसान होता है पार्टनरशिप करना, अगर रेशियो आपको आता है तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन वैसे ही निपट जाते हैं। तो ये 3 साझेदार है, P, Q और R, तीनों ने मिलकर कोई व्यापार शुरू करा और जो राशि निवेश करी है पूंजी, उसका अनुपात है 1/4, 1/3 और 1/6। 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में राशि को निवेश किया। साल के अंत में 270 रुपए का लाभ कमाया, 270। तो बताओ इस 270 में से P का हिस्सा कितना होगा। यहां पर जो नीचे की संख्या है इसको हटाने के लिए 4, 3 और 6 का एलसीएम ले लो आप लोग। ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे जो 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। सर वो नंबर 12 होगा, तो 12 से गुणा कर दो। तो सबको गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर अनुपात को 12 से गुणा किया है। 12 आया कहां से सर? 4, 3, 6 का एलसीएम 12, छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कटेगी। तो 4 से कट जाएगा सर ये 3 बार, 4 3 12, 3 से कट जाएगा 4 बार और 6 से कट जाएगा 2 बार। ये अनुपात बनेगा सर 3 4 2, 3 4 2। इसी अनुपात में इस राशि को बांट देंगे हम। हमसे P का हिस्सा पूछा गया है सर, P को कितना पैसा मिलेगा। तो देखो ये आ गया P का हिस्सा। P का हिस्सा 270 रुपए टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 3 4 7 और 2 9, 270/9। टोटल के नीचे टोटल लिखोगे, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर आप निकालना चाहते हो। P का हिस्सा चाहते हैं सर हम, तो 3 से गुणा कर दो।
3 से गुणा कर दो। 9 से कटेगा सर ये, 9 3 27, 30 बार, और 30 गुणा 3 90 रुपए होगा सर। पी का जो हिस्सा आएगा वो 90 रुपए होगा सर। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है सर। यहां इस 270 रुपए के लाभ में से पी को जो मिलेगा वो 90 रुपए होगा सर। पी का हिस्सा 90 रुपए होगा। बस यही समझने का था ये रेशियो कैसे बनाया। 107 पर आ जाइए, 107 नंबर, 107 बता दो फटाफट क्या आंसर आएगा, क्या पूछना चाहता है ये। यदि मूल राशि एस है, यानी प्रिंसिपल मूलधन एस है, ब्याज की दर 2R% है, तो एक व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना राशि मिलेगी, 3 साल के बाद कितना राशि मिलेगी। तो यानी मिश्रधन पूछ रहा है सर, ये अमाउंट पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, 3 साल के बाद कितना राशि मिलेगी, इसका मतलब मिश्रधन पूछा है सर इसने। तो बताओ सीआई के सवाल में मिश्रधन निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। मिश्रधन देखने का बेसिक फॉर्म क्या होता है, अमाउंट। मिश्रधन देखने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। P गुणा 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। सारे आंसर दे रखे हैं, सब यहां रखो आप लोग और आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल सर एस दिया हुआ है, तो इसकी जगह एस लिख दो। 1 प्लस आर का मान 2R है सर, तो यहां पर 2R लिख दो बटे में 100, और समय जो सर वो 3 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ टी की जगह 3 आ जाएगा। ये 2 से कट रहा है, तो काट दो इसको आप लोग। 2 से कटेगा सर ये 50 बार, तो फाइनल जो आंसर आएगा वही होगा एस गुणा 1 प्लस R बटे 50 की पावर 3। 1 प्लस R बटे 50 की पावर 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन बी सही है। तो ये बहुत आसान सवाल था, मिश्रधन का केवल आपसे फॉर्मूला पूछा था। तो चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन में मिश्रधन निकालने का बेसिक फॉर्म ये रहा। ए बराबर P गुणा 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, केवल बेसिक फॉर्मूला पूछा था। 108 नंबर पर आ जाओ, 108। 108 नंबर सर परसेंटेज का क्वेश्चन है। 108 नंबर प्रतिशत का सवाल है। बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा। 108, किसी संख्या के 60% में से 60 घटा देने से परिणाम 60 आता है। किसी संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी। संख्या चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी हो चाहे कितनी छोटी हो, एक संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटाने पर बताओ फटाफट क्या आंसर आया। हाँ आ रहा है सबका आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। संख्या चाहे कोई भी हो वो अपने आप में हमेशा 100% होती है, वो 100% होती है। संख्या चाहे कोई भी हो, चाहे कितनी बड़ी छोटी कैसी भी हो, वो हमेशा अपने आप में 100% होती है सर। तो इसके 60% में से 60 घटाने पर इस 100 का 60% 60 ही होगा, इसमें से 60 घटाने पर परिणाम जो आएगा वो 60 होगा सर। तो बराबर में 60 लिख दिया। थैंक यू। ये माइनस का 60 आगे जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो 60% जो है उसका मान 120 आ जाएगा सर। 60% किसके बराबर आ जाएगी, 120। संख्या पूछी है सर हमसे, और मैंने कहा संख्या जो है वो हमेशा कितना परसेंट होती है, 100%। अगर 60% 120 के बराबर है, दुगना है इसका, तो 100 का दुगना क्या होता है सर, 200 मेरा आंसर हो जाएगा। तो वो जो संख्या है वो 200 आ जाएगी सर। 120 जो है ये 60% के बराबर है, और संख्या हमेशा 100% होती है सर। 60 से कट गया 2 बार, 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200।
आता है परसेंटेज का ऐसा सवाल, जरूर आता है, हर बार आता है परसेंटेज का इस तरह का सवाल। कभी जोड़ने का बोलेगा, कभी घटाने का बोलेगा, कभी बोलेगा घटकर इतना हो जाती है, कभी घटने के बाद ये परिणाम आता है। तो ये कह रहा है परिणाम 60 आता है, तो बराबर में परिणाम लिख दिया। बेसिक से भी करना आना चाहिए सवाल, बिल्कुल बेसिक से, बचपन में अगर कभी किया हो। सर संख्या को x मान लिया है, इस x का 60% क्या होगा, x गुणा 60/100। इसमें से 60 घटा देने से परिणाम जो आएगा वो 60 होगा, तो बराबर में 60 लिख दो। इसको भी सरल करना आना चाहिए, इसे भी सरल करना आना चाहिए। ये सर 20 से कट जाएगा 3 बार, 20 3 60, 20 500। ये नीचे का 5 हटाने के लिए सबको 5 से गुणा कर दो। सबको 5 से गुणा करने पे कोई पाप नहीं होता है। जब इसको 5 से गुणा कराओगे जब, तो यहाँ 3x आ जाएगा, और जब इसको 5 से गुणा कराओगे तो 60 गुणा 5 300 आ जाएगा, और यहाँ भी 60 गुणा 5 300 आ जाएगा। तो ये माइनस का 300 आगे जाके जुड़ेगा तो 600 बन जाएगा। 3x बराबर 600, तो x बराबर 200 आ जाएगा, x का मान 200 आ जाएगा। बेसिक सवाल है, आसान सवाल है। 109 102 नंबर करिए सर, लाभ हानि से बताएं आप लोग। बताएं आप लोग, क्या आंसर आया है, क्या आंसर बनेगा। एक व्यक्ति अपना रिक्शा जो है वो 720 रुपए में बेचता है, बेचा है इसने, तो उसे 25% की हानि होती है, तो इसे नुकसान हुआ है 25%। तो ये पूछना चाहता है कि अगर 25% लाभ कमाना हो तो इस रिक्शे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% लाभ कमाना हो तो इस रिक्शे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 720 रुपए सर बेचा गया मूल्य है, विक्रय मूल्य है। 720 रुपए जो है वो बेचा गया मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य है वो। 720 रुपए में बेचा है और बेच करके नुकसान हुआ है सर, उसे 25% हानि हुई है, 25% हानि हुई है, और अब कमाना चाहता है 25% लाभ। विक्रय मूल्य ही दे रखा है सर, और पूछा भी विक्रय मूल्य ये कि कितने में बेचना होगा, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो एक लाइन में आंसर आ सकता है। विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं कि 720 का 25% निकालूंगा, तो ये गलती आप मत करिए, बार बार मत दोहराइए इन गलतियों को। लाभ और हानि के परसेंटेज क्रय मूल्य पर निकलते हैं। 720 का 25% निकाल के ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। ये गलतियां बहुत करेंगे, बहुत सारा बच्चा करेगा ये गलती। तो फिर सर क्या करें, 720 बेचने के बाद का मूल्य है और बेच करके हानि हुई है, इसका मतलब हमने जो पैसा कमाया है 720 वो कम है, 25% कम है, इसका मतलब 75 के बराबर है, ये 75 के बराबर है। और आप लाभ कमाना चाहते हो, आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो गुणा करना है कि कितना परसेंट लाभ कमाना चाहते हो, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है ना। 25% लाभ कमाना चाहते हो तो 125 से गुणा कर दो, बस सीधा सीधा 125 से गुणा कर दो, बस। 25 3 75, 25 5 125, 3 से काट दो, 240 बार, और 24 गुणा 5 120, 1200 रुपए होगा सर विक्रय मूल्य। 1200 रुपए, पॉइंट नहीं है, कोमा है ना, 1200 रुपए। 1200 रुपए सर इस वस्तु का क्या होगा, इस रिक्शे का विक्रय मूल्य होगा।
720 बटे 75 गुणा किसे किया 125 से, क्योंकि लाभ कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अगर इस रिक्शे का क्रय मूल्य निकालना चाहे तो बताओ क्या आएगा। इस रिक्शे का वैसे पूछा नहीं गया क्रय मूल्य, अगर पूछे बताओ इस रिक्शे का खरीदा गया मूल्य क्या था, तो देखो ये आ गया क्रय मूल्य 720 दिया गया, इसको ऊपर लिखो। ये बेचा गया मूल्य है और बेच करके नुकसान हुआ है 75 के बराबर है, और खरीदा गया मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। काट लेंगे इसको, 25 3 75, 25 4 100, 3 से काट दो, 24 3 72। इस रिक्शे का खरीदा गया मूल्य अगर पूछा होता तो 24 गुणा 4 96, 960 रुपए होता सर। अगर पूछा होता बताओ इस रिक्शे का खरीदा गया मूल्य क्या है, तो 720 बटे 75 गुणा करता मैं 100 से, तो 960 रुपए इस रिक्शे का खरीदा गया मूल्य है सर। अब इस 960 का 25% निकाल के जोड़ोगे तब तो विक्रय मूल्य लाभ का आ जाएगा, घटाओगे तब विक्रय मूल्य ये हानि वाला आ जाएगा। पर ये जो गलती बहुत सारे बच्चों से होती है, वो सुधार करना चाहें तो आप लोग जरूर सुधार करिए, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। इस 720 का 25% निकाल करके ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। 110 नंबर पर आ जाइए। 110 नंबर क्वेश्चन लाभ हानि से 110। इसमें आपको दो आंसर देने हैं, कितना परसेंट लाभ या हानि होगा और रुपयों में कितना होगा, दोनों आंसर बताने हैं। कितना परसेंट होगा और रुपयों में कितना होगा, लाभ या हानि रुपयों में कितना होगा, लाभ या हानि रुपयों में क्या है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है सर, प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है सर। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ है। एक वस्तु पर 10% हानि हुई है, दूसरी वस्तु पर 10% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो पूछा गया कि पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। इस पूरे सौदे में उसके लाभ या हानि का परसेंटेज हमसे पूछ रहा है क्या होगा। सर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, बेचा गया मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को हानि में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % लाभ में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी। ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, विक्रय मूल्य बराबर हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को लाभ में बेचा गया हो, एक वस्तु को लाभ प्रतिशत में बेचा गया हो तथा दूसरी वस्तु को उतना ही प्रतिशत हानि में बेचा गया हो। लिख लेना इस बात को और दिमाग में छाप देना, हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो कि कौन सा मूल्य बराबर है सर, विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु को उतना ही % हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी, इस प्रकार के व्यापार में हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। और हानि का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हानि का प्रतिशत, तो ये होगा x गुणा x बटे 100 या x² बटे 100। x क्या है यहाँ पर, इससे हानि का परसेंटेज आ जाएगा, हमेशा लॉस का परसेंटेज। x आपका लाभ और हानि का प्रतिशत है, लाभ x%, हानि कितना है x%, दोनों का परसेंटेज सेम होना चाहिए, तभी सवाल बनता है। ये सवाल बनता भी तभी है जब लाभ और हानि के परसेंटेज दोनों जगह सेम होते हैं। तो हानि होगी सर x² बटे 100, x² बटे 100। तो इस सवाल की अगर बात कर ली जाए तो सर इस सवाल में हानि होगी। अगर क्रय मूल्य बराबर हो तो ये भी ध्यान रखना, चलो पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद मैं लिखाता हूं एक और बात। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो सर इस सवाल में हानि होगी, बताओ
कितना परसेंट होगी ये सब निकाल लेंगे आप लोग, सब निकाल लोगे, क्योंकि एक को बेचा है 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को बेचा है 10% लाभ पर। दोनों के लाभ और हानि के परसेंटेज समान है और दोनों का बेचा गया मूल्य बराबर है। तो इस प्रकार के व्यापार में हानि तो निश्चित है, तो इसका मतलब लाभ तो नहीं होगा, लाभ तो नहीं होगा। तो हानि का परसेंट होगा सर 10 गुणा 10/100, ये जीरो कट जाएंगे। 1% हानि होगी सर इस व्यापार में, 1% हानि होगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है सर। मैंने आपसे पर एक और बात पूछी है, बताओ इस व्यापार में हानि कितने रुपयों की होगी? हानि कितने रुपयों की होगी बताइए आप लोग। जो आप लोग आंसर बता पा रहे हैं सर 1% होगा, वो बताओ हानि कितने रुपयों की होगी? हानि कितना रुपयों की होगी? कितने रुपयों की हानि होगी? तो एक लाइन में और आएगा। हानि देखो कैसे निकालोगे, ध्यान देना आप लोग। इन दोनों वस्तुओं का टोटल बेचा गया मूल्य कितना है? 99 एक वस्तु का है, प्रत्येक का 99 है, तो 99 प्लस 99 कितना हो गया? 198। इन दोनों का टोटल बेचा गया मूल्य सर 198 रुपए है और इस पूरे व्यापार में 1% का नुकसान हुआ है। इसका मतलब सर ये 99 के बराबर है, 99 के बराबर है। तो बटे में आ जाएगा 99, गुणा कर देंगे 1 से, गुणा कर देंगे 1 से। 99 से कट जाएगा सर पूरा 2 बार और 2 गुणा 1 कितना होगा? 2 रुपए। तो रुपयों में पूछेगा तो सर 2 रुपए की हानि होगी। 99 198 के बटे में 99 क्यों आया? 198 के बटे में 99 कहां से आया सर? पूरे व्यापार में 1% नुकसान हुआ है, इसका मतलब कम पैसा कमाया, जो कमाया है वो 99% के बराबर कमाया है, तो इसीलिए बटे में 99 आया। क्रय मूल्य देखना चाहे तो 100 से गुणा करो, मुझे तो डायरेक्ट हानि निकालनी है तो 1 से गुणा कर दी। 2 रुपए की हानि होगी इस पूरे व्यापार में। तो हानि अगर रुपयों में पूछे तो कितने रुपए की आएगी? 2 रुपए की। पूछेगा, पर आपसे पूछेगा जरूर। इसी के साथ साथ एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आगे कभी भी किसी भी पेपर में काम आएगी, वहां आप लोगों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वो क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है, इसका दूसरा स्मार्ट वर्क, दूसरी अप्रोच ये ध्यान रखनी है। वो एक था, दूसरा ये, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, सीपी बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को x% लाभ में बेचा गया हो तथा दूसरी वस्तु को x% हानि में बेचा गया हो। लिख लीजिएगा आप लोग इस बात को और ध्यान भी रखिएगा हमेशा, दूसरी वस्तु को x% हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं होगा इस प्रकार के व्यापार में। ध्यान रखिएगा आप लोग। कब? जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, सीपी बराबर हो। ध्यान रखें, पहली बात क्रय मूल्य बराबर हो, यहां खरीदा गया मूल्य बराबर है और उसमें बेचा गया मूल्य बराबर है। जैसे देखो मेरे पास ये 2 पेन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। इन दोनों पेनों को मैंने 100 रुपए में खरीदा है, या 100 अगर ज्यादा लग रहा है तो कम मान लो 10 रुपए में खरीदा है। इस वाले पेन को भी 10 रुपए में खरीदा, इस वाले पेन को भी मैंने 10 रुपए में खरीदा है। इसे बेच रहा हूं मैं 10% लाभ पर। 10 का 10% 1 रुपया होता है, 10 का 10% 1 रुपया होता है, 11 रुपए में ये पेन बिकेगा। इसे बेच रहा हूं 10% हानि पर, तो 9 रुपए में ये बिकेगा। दोनों बिक गए। खरीदे कितने में थे? 10 और 10 20 में। बेचे कितने में? 11 और 9 20 में। तो जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो, एक वस्तु को लाभ में बेचा गया हो, दूसरी वस्तु को उतना ही % अगर हानि में बेचा गया हो, तो इस प्रकार के व्यापार में ना लाभ होगा ना हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस।
और जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि होगी, ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा तो क्या ही करवाए आपको। 111 नंबर पर आ जाइए। 111 नंबर आपसे पूछ रहा है सर चतुर्थ अनुपात क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, चौथा अनुपात निकालना है। आसान होते हैं ये सवाल। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालोगे आप लोग, तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं, इनका फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, चौथा समानुपात बताना है। तो इसे समानुपात में कैसे लिखेंगे, 12:21 और 8 चौथे नंबर वाले को मान लेंगे x मान लिया सर, इसे कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, चौथा समानुपात। ये होगा फर्स्ट, ये होगा आपका सेकंड, और ये होगा थर्ड प्रपोर्शन, और ये होगा आपका फोर्थ प्रपोर्शन, चौथा अनुपात। तो चौथे को निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग, बाहर वाले पदों का गुणा और इनके मध्य पदों का गुणा। 12 गुणा x 12x बराबर 21 गुणा 8, 21 गुणा 8। x बराबर क्या होगा, 21 गुणा 8 बटे 12, 21 गुणा 8 बटे 12। इसको सरल करिए कि चौथा प्रपोर्शन आ जाएगा। तीन दे रखे हो, चौथा पूछे चाहे पहला पूछे, सब निकालना आसान है। जो पूछा गया उसकी जगह x लगा दो। कोई भी दो अनुपात समानुपात तब होते हैं जब उनके बाहर वाले पदों का गुणा बराबर होता है उनके मध्य पदों का गुणा। 4 से काटा सर 2 बार, 4 2 8, 4 3 12। 3 से काट दिए सर 7 बार, 7 गुणा 2 14 होगा, 14। तो इसका फोर्थ प्रपोर्शन 14 होगा सर, 14 होगा। 7 गुणा 2, देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो अनुपात 12 का 21 के साथ में है वही अनुपात 8 का होगा आने वाले नंबर के साथ में, चौथे वाले के साथ में। तो चौथा नंबर आपने क्या निकाला है, 14। इसका फोर्थ प्रपोर्शन आपने क्या निकाला है, चौथा समानुपात 14 निकाला है। ये अनुपात बताओ कितना है, कट रहे हैं कि दोनों, ये 3 से कट रहे हैं सर, 3 4 12 और 3 7 21। तो ये दोनों भी कट रहे हैं क्या किसी से, ये सर 2 से कट रहे हैं, 2 4 8, 2 7 14। देखो ये भी 4:7 है, ये भी 4:7 है। इसका मतलब ये सब क्या है, प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात है ये। चलिए 112 नंबर पर आ जाइए। 112 नंबर आसान सवाल है ब्याज का, बहुत आसान सवाल, इससे आसान कुछ है ही नहीं धरती पर। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। एक वर्ष के बाद मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। टाइम कितना है सर, 1 वर्ष। प्रिंसिपल कितना है सर, मूलधन 10 रुपए है सर। मिश्रधन कितना है सर, मिश्रधन 12 रुपए है। मिश्रधन 12 रुपए, ये मूलधन है सर, प्रिंसिपल है, ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, ये मिश्रधन है, ये टाइम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है सर, ब्याज की दर निकाल देंगे, निकाल दो ब्याज की दर क्या होगी। दर कैसे बताओगे, ब्याज कितना कमाया, 10 रुपए की राशि 12 होगी सर, ब्याज 2 रुपए कमाया। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 10 गुणा समय 1 साल, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 20% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ब्याज की दर सर 20% है। बहुत आसान सवाल है। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो ब्याज कितना कमाया आपने, 2 रुपए का। सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, साधारण ब्याज 2 रुपए आएगा सर। 10 रुपए की राशि 1 साल बाद बढ़ के 12 हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी, ब्याज की दर निकाल दी। 113 नंबर पे आ जाइए आप लोग, ये अच्छा सवाल है। 113 113 नंबर। 770 रुपए की राशि है टोटल आपके पास। ये किस्तों वाले क्वेश्चन है, हो सकता है किस्त का क्वेश्चन आ जाए पेपर में और ना भी आए, दोनों ही संभावना है। लेकिन पटवार के बाद जो अगला पेपर ग्राम सेवक का होगा, वीडियो का जो पेपर होगा, पटवार के बाद हम टारगेट उसी को करेंगे, तो परेशान मत हो। जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं या जो दोनों के लिए टारगेट बना कर रखे हैं, तो पहला टारगेट पटवार तक, उसके बाद भी आपके पास काफी टाइम मिलेगा क्योंकि वो पेपर आपका जुलाई में होना है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को जो बचा हुआ एडवांस मैथ्स का पार्ट है मैं करा दूंगा, आपको टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपसे जो कमिटमेंट किया गया था, हर एक बात आपको जो कही गई थी, उस पूरी बातों को, सारी चीजें को सब कराया गया आपको, एक एक चीज दी गई है, ज्यादा ही दिया है मैंने उल्टी आपको। पूरा कोर्स खत्म कराने के बाद आपको वन शॉट एक साथ एक टॉपिक पूरा खत्म करवाया है, पूरी 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट मैथ्स कराई है, जितना हो सकता था उससे अधिक दिया है। अब देखना आपको है कि आपका कितना सहयोग और प्यार इस परिवार के लिए बनता है। तो मैं आपसे ज्यादा नहीं चाह रहा, इतना चाह रहा हूं कि जो इस पटवार का एग्जाम दे रहा हो, जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ रहा है, वो 10% होता है, उन 10% तक हमारी इस मेहनत को आप लोग पहुंचा दें, और वो आप सबके प्यार से ही संभव होगी, क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत हम लोगों ने करी है। तो आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। छोटा सा परिवार है हमारा, और इस परिवार में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सब बच्चे वही जुड़े हुए हैं जो एग्जाम को लेकर सीरियस है, और उन्हीं बच्चों तक हमें पहुंचना है। जो नॉन सीरियस बच्चा है इस टाइम पर भी एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वहां तक खैर हमें बात जाना भी नहीं है। तो जो भी कोई दोस्त, वैसे तो आपको कहाँ पता चलेगा कि कौन सीरियस है कौन नहीं है, तो आप लोग शेयर कर दिया करो सेशन को। इससे कुछ नहीं जाता है तुम्हारा, कोई रिचार्ज खत्म नहीं हो रहा। जो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म जो भी यूज करते हो आप लोग, 1 मिनट का टाइम तो लगता होगा उसमें, 1 मिनट का टाइम लगता होगा। शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में आती वो मेहनत, चीजें सीख रहे हो तो आप लोग, हाँ अगर समझ में ना आए तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपका समय खराब करा। तो आप लोगों को टाइम खराब करना भी नहीं चाहिए, जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से आप लोगों को सीखना चाहिए। 770 रुपए की राशि को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया गया है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी सर? ये किस्तों का सवाल है, और किस्त भी कौन सी? सिंपल इंटरेस्ट की किस्तें हैं, साधारण ब्याज की किस्तें हैं। मैं एक सेशन बीच में कभी भी ले लूंगा, किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे कराए जाते हैं, कैसे करने होते हैं किस्तों में भुगतान, ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, और अभी भी समझ में आएगा आपको। ऐसा अलग से करने की कुछ वैसे है नहीं आवश्यकता, फिर भी एक दिन कर लेंगे। टेंशन फ्री रहिए आप लोग। ऐसा नहीं कि इस किस्त को देखते ही घबरा गए, बोले किस्त तो करवाई नहीं, करी नहीं, कैसे करेंगे किस्त? चुका देंगे किस्त, ब्याज तो आता ही है ना आपको निकालना, तो किस्तें परेशान नहीं करेंगी आपको। मैं दोनों बातें सिखाऊंगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी और इसका बिल्कुल बेसिक भी। जो किस्त होती है ना, कोई भी व्यक्ति अगर किस्त शुरू करवा रहा है तो किस्तें बराबर होती हैं, चाहे आप 1 साल के लिए लो चाहे मंथली लो, कैसे भी किस्तें लागू करो जो आपको बराबर देनी होती है। ऐसा नहीं होता कि पहली किस्त 500 रुपए की आएगी, दूसरी किस्त 1000 की आएगी। किस्त हर बार बराबर बना के दी जाती है कि प्रत्येक किस्त आपको इतना देनी है। तो इसने प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपए है सर। प्रत्येक किस्त की राशि कितना मान लेते हैं? 100 रुपए मान लेते हैं सर, 100 रुपया मान ली। अब जो 100 रुपए हम चुकाएंगे वो हम 1 साल बाद दे देंगे। तो वो जो 100 रुपए 1 साल बाद आपने चुका दिया, उस 100 रुपए पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज बन जाएगा। वो ब्याज हमारे लिए कम हो जाएगा, वो ब्याज हमें नहीं देना पड़ेगा। देखो, एक तो होता है मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन, एक होता है मिश्रधन, अमाउंट, और एक होती है इंस्टॉलमेंट, किस्त। ये 3 चीजें हैं, किस्तों में भुगतान, इंस्टॉलमेंट, किस्तें। अगर आप कोई वस्तु लेके आ रहे हो, उसका तुरंत उसी समय आप भुगतान कर दें, या फिर आप उस वस्तु का भुगतान किस्तों में करें, या फिर उस वस्तु का भुगतान आप कहें कि मैं 5 साल बाद करना चाहता हूं, ये 3 बातें होती हैं। इन तीनों में सबसे अधिक फायदे में आप कब रहते हैं? जब आप कोई वस्तु लेकर के आए हो, उसका तुरंत भुगतान कर दो, तो वो चीज फायदे में रहती है। वो बात तो सबको पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, भुगतान करने के लिए हमारे पास पूरा पैसा होता नहीं है एक साथ, तो हम क्या करते हैं, किस्तें बनवा लेते हैं कि सब हम लोग इस तरह से पैसा दे देंगे आपको। या फिर क्या करते हैं, कई बार हमें लगता है कि 5 साल बाद मेरे पास ये नौकरी तो हमारी लगी गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई हमारी, और 5 साल बाद मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं पूरा का पूरा पैसा एक साथ लौटा दूंगा। तो
तो इन तीन में से सबसे अधिक फायदे का सौदा कौन सा होता है? तुरंत भुगतान करना, जिसे आप प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप लोग किस्तों में दोगे तो थोड़ा ब्याज आपको देना पड़ता है, लेकिन ब्याज तो लगेगा। और अगर आप एक साथ चुकाओगे 5 साल बाद, तो आपको पूरा ही 5 सालों का ब्याज लगने वाला है उस राशि पर। तो किस्त मूलधन जो होता है वो कम होगा, मूलधन जो होगा वो कम होगा किस्तों के भुगतान से, और किस्तों का भुगतान जो है वो कम होगा मिश्र धन से। ये तीन चीजें होती हैं। एक साथ अगर लौटाओगे, जैसे ये 770 रुपए लौटाने, 5 साल बाद अगर लौटाओगे तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, 770 रुपए चुकाने हैं। तो ये 770 रुपए मिश्र धन है यहां पर। अगर हम किस्तों में चुकाएं तो देखना हमारे पास से कितने पैसे खर्च होंगे, और अगर हम लोग एक साथ चुकाएं तो कितना होगा, ये सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। इस एक सवाल से भी सारी किस्तों की जानकारियां खत्म हो जाएंगी। पहली बात, ये तीन बातें समझ में आई है क्या? मूलधन, मिश्र धन और किस्तों में किया गया भुगतान। किस्तों में किया गया भुगतान मूलधन से ज्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन मिश्र धन से कम होता है। तभी तो हर कोई किस्त बनवाता है, नहीं तो मजा थोड़ी आता है हर महीने टेंशन लेने का। किस्त जैसे ही किस्त आती है ना, टेंशन 5 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। वो मजे नहीं आते, टेंशन, नींद नहीं आती लोगों को। लेकिन किस्तों से आसान काम हो जाता है थोड़ा सा। अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, और आजकल अगर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो वो किस्तों पर ही संभव है। आपको घर बनाना है 1 करोड़ का, 1 करोड़ कभी आप सोचें कि एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए इकट्ठा करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे उस काम को कर लेते हैं, और जैसे ही वो किस्त आनी होती है तो नींद नहीं आती है लोगों को। अभी आपकी कोई ऐसी टेंशन है नहीं मेरे ख्याल से। किसने काम भी लिया होगा तो आपने मोबाइल लिया होगा, उसकी तो क्या ही टेंशन होगी। चुका दोगे तो ठीक है, नहीं चुका दोगे तो वो कौन तुम्हारे यहाँ चक्कर लगाने आएगा। मिडिल क्लास फैमिली के साथ ही दिक्कत है, बाकी बहुत बड़ा पैसा लेने वाले तो भाग जाते हैं, उनकी किस्तें तो कभी पूरी होती ही नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं। यहां सबसे पहले अगर मैं मूलधन की बात करूं ना, कि वो पैसा था कितना, तो ये 770 रुपए सर मिश्र धन है, ये चुकाया गया राशि है। 770 रुपए 5 वर्षों में, 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना है। टाइम है 5 साल, और ब्याज की दर भी 5% है। तो 5% की दर से 5 साल का ब्याज कितना हुआ सर? 25% ब्याज हुआ। तो ये 770 जो है ना, ये 125 के बराबर है, 125 के बराबर है। 770 रुपए जो है वो 125 के बराबर है, और गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा इसका, मूलधन आ जाएगा। 25 से काटो 4 बार, ये 5 बार, 25 5 125, 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, बचा कितना 2, और 25 हो गया, 5 5 25, और फिर कितना बच गया, 5 5 25, 2 बच गया, 154 गुणा 4, 4 5 20, 100 गुणा 4 400, 50 गुणा 4 200, और 4 गुणा 4 16, 616 रुपए होंगे सर। प्रिंसिपल यहां पर 616 रुपए होगा। कितना होगा? 616 रुपए होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मूलधन 616 रुपए होगा सर। कैसे निकाला मूलधन सर? 125 कहां से आया? ब्याज की दर 5% है, हर साल 5% ब्याज जुड़ रहा है, तो 5 सालों में कितना ब्याज जुड़ा होगा सर? 25% तो ब्याज जुड़ा होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये साधारण ब्याज है, मूलधन पर ही लगता है। तो 25% ब्याज हुआ, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 125 के बराबर है, 100 से गुणा कर दिया। तो जो राशि थी, जो भी कोई वस्तु है, वो वस्तु है कितने की? 616 रुपए की। ये प्रिंसिपल आ गया। अब हम लोग अगर तुरंत भुगतान करें तो 616 रुपए करना पड़ेगा, 5 साल बाद करोगे तो 770 करना पड़ेगा। मिश्र धन 770 रुपए है, मिश्र धन 770 है, मूलधन 616 है। किस्तों में देखो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो समझ लेते हैं। अब हम लोग किस्तें कैसे चुकाएंगे। मैंने प्रत्येक किस्त 100 रुपए की मान ली। अब पहली किस्त देखो आप लोग, प्रथम किस्त, पहली किस्त जो होगी वो 100 रुपए की देंगे सर हम, लेकिन वो 100 रुपए का ब्याज हमें कम देना पड़ेगा अगले 4 साल के लिए। तो 20 रुपए का ब्याज हमें कम देना पड़ रहा है। तो 100 रुपए पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज हमारी जेब से कम खर्च होगा। तो कितने रुपए हुआ? 20 रुपए। तो 120 रुपए कहने का मतलब आपने 120 रुपए चुका दिए।
जबकि जेब से तो सो ही गया, 20 रुपए का ब्याज कम हो गया, या फिर आप ऐसा कह दो कि आपने 120 रुपए चुका दिए, दोनों बातें एक ही हैं। दूसरी किस्त हम वही 100 रुपया देंगे, लेकिन वो 2 साल बाद देंगे सर। तो इस 100 रुपए पर अगले 3 साल का ब्याज कम हो जाएगा, क्योंकि 2 साल ही हुए हैं अभी तो इस 100 रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15 रुपए होता है। तो 15 रुपए ब्याज हमें कम देना पड़ेगा, या फिर वो ये 100 रुपए जो है हमारे लिए 115 रुपए के रूप में काम करेगा, 115 रुपए के रूप में काम करेगा। तीसरी किस्त हम सर वापस वही 100 रुपया देंगे, और इस 100 रुपए पर 3 साल बाद दोगे आप, तो 2 साल का ब्याज कम बनेगा, 10 रुपए, 10 रुपए ब्याज ये बनाएगा, तो 110 रुपए के रूप में हमारे पास ही काम आएगा। चौथी किस्त वापस हम 100 रुपया देंगे, लेकिन ये 4 साल बाद देंगे। इस 100 रुपए पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज फिर कम होगा, 5 रुपए, तो वो हमारे लिए 105 रुपए का काम करेगी। पांचवी किस्त जो हम देंगे सर, वो तो 5 साल बाद देंगे, और 5 साल के लिए ही पैसा हमें चुकाना था 5 किस्तों में, वो 100 रुपए के रूप में काम करेगा। कुल कितना पैसा चुका दिया आपने, कुल चुकाएगी राशि, कुल कितना पैसा चुकाया, जेब से तो वैसे 500 रुपए ही लगे ना, 100 रुपए दिए आपने, लेकिन एक साथ थोड़ी दिए आपने, एक साथ नहीं दिए सर, एक साथ नहीं दिए, किस्तों में दिए सर। तो इस हिसाब से ब्याज कम होता गया या ब्याज हमारे लिए और बनता गया। तो कुल कितना चुका दिया देखो आप लोग, 100, 200, 300, 400, 500, 520 और 535, 540, 550 रुपए गए। कुल चुकाई गई राशि 550 रुपए। अगर प्रत्येक किस्त 100 रुपए की मानते हो तो 5 किस्तों में 500 नहीं गए, 550 रुपए गए, तो कुल चुकाया 550। चुकाना कितना था, 770 रुपए। तो 550 किसके बराबर होगा, 770 के बराबर होगा। प्रत्येक किस्त देखिए आप कितना आएगी, 770 जो है ये 550 के बराबर है। हमने टोटल 550 रुपए चुकाए। प्रत्येक किस्त की राशि निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो आप, प्रत्येक किस्त देखने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 काट दो, 11 5 55, 11 7 77, 5 से काट लो 20 बार, और 20 गुणा 7 140 रुपया। प्रत्येक किस्त 140 रुपए की जाएगी सर। तो 140 140 140 और 140, 5 किस्तों में कितना गया, 700 रुपए गया। तो देखो किस्तों में भुगतान किया तो 700 रुपए खर्च हुए, तुरंत भुगतान करते तो 616 रुपए खर्च होते, अगर 5 साल बाद भुगतान करोगे तो 770 रुपए खर्च होंगे। तो आपको ये बात थोड़ा समझ में आई होगी कि कोई आदमी किस्तें क्यों बनवाता है, क्योंकि वो एक साथ 5 साल बाद देने से थोड़ा सा कम पैसा उसे देना पड़ता है, तो थोड़ा सा फायदा रहता है किस्तों में पैसा लेने से। लेकिन तुरंत भुगतान करने से तो ज्यादा बेहतर नहीं होता कि आप एक साथ ही पैसा दे दो तुरंत उसी समय, तो वो तो सबसे अधिक फायदे का सौदा है ही, लेकिन वो हर किसी के पास पैसा होता नहीं है, इसीलिए वो किस्तें बनवाता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, मूलधन, किस्तों में किया गया भुगतान, और मिश्र धन, एक साथ लुटाया गया पैसा। एक तरीका तो ये है बिल्कुल बेसिक, 100 रुपए मान के आपने किया। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर याद रह जाए तो आप उसको याद रख सकते हैं। प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी हो, सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल हो, उसमें हमेशा काम करेगा। देखो मैं बताता हूं, अगर याद रह जाए तो उसको ध्यान रखना आप लोग। प्रत्येक किस्त 100 गुणा ए, 100 इंटू ए आपका यहां मिश्र धन है, कुल चुकाई गई राशि है 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर गुणा टी और t माइनस 1/2 है। तो फॉर्मूला थोड़ा अजीब, देखो याद रह सकता है तो देख लो। 100 गुणा ए का मतलब आम नहीं है, मिश्र धन है, ये अमाउंट 100 इंटू ए अपॉन 100 टी प्लस आर टी और t माइनस 1/2। ए का मतलब मिश्र धन है, आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी का मतलब यहां पर टाइम है। तो प्रत्येक किस्त देखो कैसे आएगी, 100 गुणा ए यानी मिश्र धन कितना है सर, ये 770 रुपए है, तो ये 770 आ जाएगा।
बटे में 100 गुना टी, टाइम कितना है, टाइम सर 5 वर्ष है, तो 100 गुना 5 500, 100 गुना 5 500 प्लस आर गुना टी, आर भी कितना है 5%, टी भी कितना है 5 वर्ष, तो 5 गुना 5 25, और यहां आएगा टी माइनस 1, 5 माइनस 1 4 बटे 2, 4 में 2 का भाग 2 बार जाएगा, 25 का दुगना 50, तो यही कैलकुलेशन बन जाएगी 100 गुना 770 बटे 550, सेम यही चीज आ जाएगी यहां पर भी 100 गुना 770 बटे 550। ये 550 कहां से आ गया, 500 तो ये रहे साफ साफ दिख रहे हैं, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, 25 का दुगना कितना हुआ 50, इसे काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 140 रुपए। आधी जनता कैसे किस्त बनाएगी, 770 को ही 5 से भाग दे देगी, 154 आएगा, बोले ये आ गया आंसर, जबकि ये गलत है। इतना आसान नहीं होता किस्तें बनाना, इतना आसान नहीं होता किस्तें बनाना ना। तो किस्तों का सवाल जिसमें ये 3 बातें थोड़ा सा समझने की हैं, एक होता है एक साथ तुरंत भुगतान करना, एक होता है 5 साल 10 साल 5 साल बाद भुगतान करना, और एक होता है किस्तों में भुगतान करना। तो तुरंत भुगतान से किस्तों में किया गया भुगतान ज्यादा होता है, और किस्तों में भुगतान किए गए से 5 साल या 10 साल बाद दिया गया पैसा ज्यादा होता है। एक साथ भुगतान करोगे 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो ज्यादा होता है। 114 नंबर पे आ जाइए, 114। ढाई सौ आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे करके 10 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमियों की न्यूनतम संख्या होगी। तो न्यूनतम आदमियों की संख्या पूछिए। MDH की फॉर्म से करना है, M1 D1 H1 अपॉन W1, M2 D2 S2 अपॉन W2। M1 250 आदमी, कितने आदमी हैं 250 आदमी, प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, दिन घंटे 5 है और दिन 20 दिन, 20 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब कहा उसने उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे करते हुए, वही काम अब समय है प्रतिदिन 10 घंटे करते हैं, 10 दिन में पूरा करवाना चाहते हैं, काम सेम है तो आपको W को लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने आदमियों की न्यूनतम संख्या होगी, आदमियों की संख्या पूछा है। देखो पहले प्रतिदिन 5 घंटे काम होता था, अब प्रतिदिन 10 घंटे काम हो रहा है, दुगना कर दिए, हर दिन काम करने का समय डबल कर दिया। पहले दिन 20 लग रहे थे, अब दिन 10 लग रहे हैं। तो पहले भी 250 आदमी चाहिए थे, अब भी 250 ही चाहिए, क्योंकि अब प्रतिदिन का समय बढ़ा दिया इसने। बाकी काट लो इसको चाहे आप लोग, ये 0 कट जाएंगे दोनों के दोनों। 5 2 गुना 5 10 और 25 गुना 10 250, तो 250 ही आदमी पहले थे सर, और 250 ही आदमी अब चाहिए। इन आदमियों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने प्रतिदिन करने का टाइम जो था काम करने का वो बढ़ा दिया है। 115 नंबर करिए आप लोग, समय कार्य का क्वेश्चन है 115। आ सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी, अच्छा सवाल है 115। 115 नंबर बढ़िया सवाल है, 115 नंबर। देखो क्या लिखा है, P और Q दो है यहां पर, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। P व Q मिलकर एक काम को, इंग्लिश में सही लिखा है, P एंड Q टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। P और Q मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं, 60/7। Q व R मिलकर उसी काम को 60/7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखा है, P ने कार्य आरंभ किया, 3 दिनों तक काम किया, Q व R 6 दिन तक काम करते रहे, तो R व P द्वारा वह काम पूरा करने में कितने दिनों का डिफरेंस होगा। बढ़िया सवाल है, ठीक सवाल है सर। समय कार्य तो सिलेबस में लिखा ही नहीं है। मैंने कहा यूनिटरी मेथड, एक एक नियम जो होता है
उस एक एक नियम में बन जाते हैं इस तरह के सवाल। अगर बन गया तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि एक सवाल ये कहाँ से आ गया। वो कहेगा ये 10वीं स्तर का है और एक एक नियम का ही, समय कार्य के अंदर बातें वही हो रही हैं, काम समय की बातें हो रही हैं। तो परेशान नहीं होना है, समझ में आएगा। इस तरह का सवाल कैसा भी लिखा हो समझ में आएगा आपको। देखो आप लोग 3 लोग हैं, ये पी क्यू और आर 3 लोग हैं सर ये। तो सबसे पहला काम होता है इस तरह का सवाल, जब भी तुम देखो इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से बनाए गए सवाल, इनमें सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क देखना, कुल कार्य निकालना। और कुल कार्य के लिए आपको हमेशा एलसीएम लेना है, और एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लेना। 6 और 60 का एलसीएम 60 ही आएगा सर। तो टोटल वर्क 60 होगा। कुल कार्य आप कह दो 60 पेड़ लगवाने हैं सर, 60 पेड़ लगाने हैं। अब इन दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे हम, कार्य करने की क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है सर एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन का कार्य। तो ये पी व क्यू मिलकर 60 पेड़ 6 दिन में लगाते हैं, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाते होंगे? 10 पेड़ लगाते होंगे सर। 6 10 60 होते हैं। ये क्यू और आर मिलकर ये 60 पेड़ जो है वो 60/7 दिन में लगाते हैं, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते होंगे? 7 लगाते होंगे सर, 7 पेड़। इस 60 में भाग दिया है 60/7 का, तो 7 कहाँ चला गया? ये ऊपर, तो ये से काट दो। ये दोनों मिलकर 7 पेड़ लगाते होंगे सर। यहां तक ठीक है। P और Q मिलकर 10 पेड़ लगाते हैं, Q और R मिलकर 7 पेड़ लगाते हैं सर। ये 2 जानकारियां हमारे पास आ गई। कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है, जिसका मतलब होता है एक दिन का कार्य। अब देखो सवाल कैसे काम करवाना चाहता है। ये कह रहा है कि P ने काम आरंभ किया, 3 दिन तक किया। देखो ये काम यहां शुरू होगा और किसी एक दिन जाकर तो खत्म होगा। P ने आरंभ किया, 3 दिन तक किया। Q और R वह काम 6 दिनों तक करते रहे। बचा हुआ जो काम था वो Q और R अगले 6 दिन तक करते रहे। Q व R दोनों मिलकर अगले 6 दिन तक वो काम करते रहे। काम समाप्त हो गया। तो पूछ रहा है कि R व P द्वारा वह कार्य पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। इसका मतलब R कितने दिन में करेगा, P कितने दिनों में करेगा, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये पूछ रहा है। यही सवाल है। अब देखो तो टोटल 60 पेड़ हैं सर। आखिरी 6 दिन तक Q और R काम कर रहे हैं सर। Q और R एक दिन में लगाते हैं 7 पेड़, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा? 42 पेड़ लगाए होंगे सर इन दोनों ने। 42 पेड़ इन दोनों ने लास्ट के 6 दिन में लगाए होंगे। 7 गुणा 6, क्या ये बात समझ में आ रही है? सवाल कह रहा है कि Q और R 6 दिन तक कार्य करते रहे, तो 6 दिन में 42 पेड़ लगाए होंगे। बचा हुआ कितना काम शेष? 60 पेड़ थे टोटल, 42 तो लग गए। 60 में से 42 तो ये लगा दिए, 18 पेड़ बच गए सर। ये 18 पेड़ P ने लगाए होंगे 6 दिन में। तो P की जो कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, P की एफिशिएंसी कार्य क्षमता एक दिन की, 18 पेड़ 3 दिन में लगाता है, तो एक दिन में 6 पेड़ लगाता है सर। 3 6 18। P की जो एफिशिएंसी आ गई वो 6 आ गई सर। P अकेले से काम करवाना चाहो आप लोग तो 60 में 6 का भाग दे दो। P अकेला 10 दिन में काम निपटा सकता है सर। अब अगर P की आ गई तो आप सबकी निकाल सकते हो। Q की कार्य करने की क्षमता देखो आप लोग, Q की एफिशिएंसी एक दिन का कार्य सर। P और Q दोनों मिलकर 10 पेड़ लगाते हैं। P व Q दोनों मिलकर 10 पेड़ लगाते हैं। P ने अगर 6 पेड़ लगाए हैं तो बताओ Q ने कितने पेड़ लगाए होंगे? 4 ही तो लगाए होंगे, क्योंकि 6 और 4 10 होते हैं। अब बताओ R की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी? R की सर Q और R 7 पेड़ लगाते हैं, तो Q ने 4 लगाए तो R ने कितने लगाए होंगे? 3 लगाए होंगे सर। 4 + 3 ही 7 होता है। हर आदमी की अलग अलग एफिशिएंसी आ गई। अब जिससे चाहो उससे काम करवा सकते हो। P से करवाना है तो 60 में 6 का भाग दिया, 10 दिन में खत्म करेगा। ये 15 दिन में करेगा और ये 20 दिन में करेगा। डिफरेंस पूछा है R व P का, R और P का। इसे 10 दिन लगेंगे, 10 6 60। इसे 20 दिन लगेंगे और दोनों का डिफरेंस 10 दिन का होगा सर। अंतर दोनों का 10 दिन का होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन टाइम एंड वर्क का है,
और अपवाद के रूप में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, लेकिन हम तो परेशान होंगे ही नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से सेट होके गए हैं, दिमाग को पूरा तैयार करके गए हैं कि कोई भी सवाल आ जाए वो मुझे आता है। हमें इस तरह से जाना है कि किसी भी तरह का सवाल आ जाए वो मुझे आता है। तो हो सकता है सवाल आ जाए, तो अपने आप को तैयार रखो कि इक्का दुक्का सवाल अगर बाहर से आ भी जाए तो भी हमें करना है। और अगर 25 सवाल आए, उसमें से एक सवाल अगर नहीं भी बन रहा, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना कि पूरा पेपर ही बिगड़ जाए। मॉक पेपर से यही चीजें सीखने को मिलती हैं कि कोई क्वेश्चन आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि छोड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, कोई गलती हो रही है उसमें सुधार करना भी होता है। इसे ही तो कहते हैं मॉक पेपर एनालाइज करना। केवल आंसर देने से कोई आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और कोई अगर आप में से दो दो तीन तीन मॉक पेपर लगा रहा है, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हो आप? जब तक आप लोग उन मॉक पेपर से ये एनालाइज नहीं करोगे कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या सुधार कर रहे हो, कैसे स्कोर बढ़ेगा, तो आप दिन में 5 मॉक पेपर लगा लो, दिन में 5 5 6 6 लगाते रहो, कभी इसी का, कभी उसी का, कभी ये पेपर, कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन। थोड़ा सा आप रियलाइज करिए, अपने आप के मॉक पेपर के एनालाइज करिए। पूरा देने के बाद मॉक पेपर आप देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन सरल थे, इजी थे, जिनको आपने कम से कम टाइम में निपटा दिया। जहां टाइम अधिक लगा तो उसको जल्दी कैसे होगा, उसको दोबारा से करोगे जब जल्दी होगा वो, तीसरी बार करोगे तब और जल्दी होगा वो। 116 नंबर क्वेश्चन, फिर से टाइम एंड वर्क का एक और सवाल है। 116। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 9 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इस तरह से हर दिन कोई एक टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बाकियों के सबके बराबर लेवल में होंगे। और मैंने कहा मॉक पेपर 6 के बाद आपको जो मॉक पेपर 7 मिलेगा, अब 7 से आगे जो मॉक पेपर होंगे, उन हर मॉक पेपर में 4 से 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान करेंगे। पर आपको कतई परेशान नहीं होना है, टेंशन अपने आप को कभी नहीं देनी है, कोशिश करना है, अपना समय देना है उसको। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे ना, सॉल्यूशन देख ही रहे ना हम लोग। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है सर, बी इस काम को 9 दिन में, सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है सर। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये काम छोड़ना पड़ा, तो शेष कार्य करने में ए को कितना समय लगा? ए को कितना समय लगा? आसान है सवाल, कोशिश करिए एक बार आप लोग करने की। मैंने कहा जब भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आए, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जानकारियां लिखी हो, तो सबसे पहला काम होता है टोटल वर्क देखना, कुल कार्य। और कुल कार्य कैसे निकालना है? एलसीएम लेना है आपको, टोटल वर्क। 24, 9 और 12 में सबसे बड़ा नंबर पकड़ा करो आप। 24 बड़ा है सर, क्या 24 9 का मल्टीपल है? नहीं है सर। 24 का दुगना 48, 24 का 3 गुना 72, 72 जो है वो तीनों का मल्टीपल है, तीनों का गुणज है, उसी को बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल गुणज वो 72 होगा सर, 72 होगा। तो 72 पेड़ है टोटल, 72 पेड़ है। एफिशिएंसी देखेंगे, कार्य करने की क्षमता, एक दिन का कार्य। 24 3 72, ये अकेला 3 पेड़ लगाएगा सर। 9 8 72, ये 8 लगाएगा सर, और ये 6 लगाएगा सर, 12 6 72। अगर ये तीनों को तुम एक साथ काम पर लगा दोगे तो 6 8 14 और 3 17 पेड़ लगाएंगे सर एक दिन में। लेकिन एक साथ तो ये काम कर ही नहीं रहे सर। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, 3 दिन के बाद ये काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य ए को करने में समय कितना लगेगा? कार्य की शुरुआत बी और सी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं। ये काम यहाँ शुरू होगा, किसी एक दिन तो खत्म होगा। बी और सी ने शुरू किया, 3 दिन तक किया। एक दिन में बी और सी मिलकर 14 पेड़ लगाते हैं सर, 8 + 6, तो 3 दिन में इन दोनों ने 14 × 3 42 पेड़ तो लगा दिए सर, 42 पेड़ तो लगा दिए। तो बचे कितने शेष? शेष कितना रह गया?
शेष कार्य 72 में से 42 घटा दो सर, 30 पेड़ बच गए। ये 30 जो पेड़ हैं किससे लगवाने, ए से लगवाने हैं। ये काम अकेले ए से करवाना है और ए 3 पेड़ लगाता है एक दिन में, तो 30 पेड़ लगाने में सर 10 दिन लेगा, 30/3। शेष कार्य ए करेगा, शेष काम ए पूरा करेगा। 30 काम है टोटल शेष बचा हुआ, और ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी 3 पेड़ लगाता है एक दिन में, तो शेष काम को पूरा करने में सर वो 10 दिन का समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। 117 नंबर पर आ जाइए, 117, 117 नंबर। एक कुंड है, एक टैंक है, इस टैंक के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, 60 लीटर पानी गिर रहा है 1 मिनट में। यदि इस कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब ऊपर आएगा, ये ना घन मीटर है, आयतन क्यूब में होता है, तो इस कुंड को भरने में कितने घंटे का समय लगेगा ये पूछा है। इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। इस कुंड का आयतन दे रखा है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस कुंड में पानी कितना आएगा। 1 घन मीटर जो आयतन होता है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर आयतन के अंदर पूरा 1000 लीटर पानी आता है। तो इस कुंड में कितना पानी आएगा, इस कुंड में पानी भरा जाएगा, कुंड में पानी भरा जाएगा, कितना पानी भरा जाएगा, 108 गुणा 1000 लीटर, 108 गुणा 1000, 60 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में आएगा 60 गुणा 60, 3600 लीटर। तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, कुंड को भरने में लगा समय, कुंड को भरने में लगा समय, तो कुल पानी की मात्रा 108 गुणा 1000, ये टैंक में टोटल पानी आएगा, और 1 घंटे में भरे गए पानी की मात्रा 3600 लीटर होगी सर। 60 लीटर आ रहा है 1 मिनट में, और 1 मिनट में 60 घंटे होते हैं, तो ये जो टाइम आएगा ये घंटे में आ जाएगा सर। कितने घंटे लगेंगे, तो घंटे में दे रखा है, ये 0 काट दो सर, 6 गुणा 6 36 होता है, 36 से 3 बार कट जाएगा, 36 दिया 108। इस कुंड को भरने में टोटल 30 घंटे का समय लगेगा, इस कुंड को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा। 118 नंबर पर आ जाइए, 118 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या है, बराबर आयतन है, गोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, बता दो फटाफट। एक शंकु है और एक गोला है, दोनों के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक शंकु बनाया है और एक गोला बना हुआ है, एक शंकु और एक गोले की त्रिज्या बराबर है, इसमें भी आर है, यहां भी आर है, ये इसका एच है। आयतन दोनों का सेम है, बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन, एक शंकु तथा एक गोला, शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। एक शंकु तथा एक गोले की बराबर त्रिज्या तथा बराबर आयतन है, आयतन बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो 3 से 3 काट दो सर, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटेगा, एक आर बचेगा, तो ये एच बचा, यहाँ पर एच को यहाँ रहने दो, इस आर को इधर ले आओ, h/r बराबर आगे क्या बच गया, 4/1 चला जाएगा नीचे, 4/1। ये आंसर नहीं आया है, जल्दबाजी में आंसर मत टिका देना, जल्दबाजी में आंसर मत टिका देना। पूछा क्या उसने, लास्ट में जाके उल्टा घुमा लिया। गोले की त्रिज्या था शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, पहले गोले की त्रिज्या लिखनी है, तो 1:4 होगा सर, ये 1:4 होगा, ऑप्शन सी सही है। दोनों ऑप्शन देता है इस तरह के सवालों में, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। 119 नंबर पे आ जाइए आप, 119, 119 नंबर सवाल ये है, बोर्ड मास का। बोर्ड मास पे लिखा हुआ एक सवाल है, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट
ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पे कोई नहीं है, 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 प्लस छोटा ब्रैकेट -5 प्लस 6 -2, ये ब्रैकेट बंद, ये तीनों तरह के ब्रैकेट बंद। तो बोर्ड मास क्या कहता है सर, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सरल करो। आओ देखो तो, ये 5 माइनस का है और ये 2 भी माइनस का है, -5 और -2 माइनस का 7 होगा सर। -7 में से +6 गया तो माइनस का 1 आएगा। छोटे ब्रैकेट का आंसर सर -1 आ रहा है, तो ये 1 आ गया, माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 2। ये प्लस की साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पर -1 आ जाएगा सर। यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये 2 गुणा होगा इसके साथ में। ये ब्रैकेट बंद कर दो। 1 गुणा 2 2 होता है सर, और 2 में से 2 घटाएंगे तो इस ब्रैकेट का आंसर 0 आ जाएगा सर, 0। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा है, तो 5 में से 0 जाएंगे, 0 थोड़ी आएगा, क्या 5 आएगा, 5 आएगा ना। यहाँ साइन माइनस का है तो 1 माइनस 5 यानी -4 आंसर आ जाएगा सर, -4 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर है। 120 नंबर पे आ जाइए आप, 120 120वां नंबर क्वेश्चन। 120 में लिखा है सर, P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य समाप्त करते हैं, तो बताओ N आदमी N दिनों में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितना इकाई कार्य समाप्त करेंगे। P और N से लिखा हुआ क्वेश्चन है, कोशिश करो आप लोग, आसान है, MDH पे लिखा हुआ क्वेश्चन है। MDH का एक बेसिक क्वेश्चन है, M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 S2 अपॉन W2। बेसिक और एक आसान सवाल है। P आदमी, M1 का मान P है, दिन भी P है और घंटे भी P है। P आदमी P दिनों में P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य पूरा करते हैं। सब जगह P P P लिखा है। P आदमी P दिनों में P घंटे कार्य करके और P इकाई कार्य समाप्त करते हैं। पूछा गया, बताओ N आदमी N दिनों में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके, समय दिनों में और घंटे दोनों में है, कितना इकाई कार्य समाप्त करेंगे। काम पूछा है तो काम की जगह चाहो तो x मान लो, चाहे w लिखते हो तो w लिखना है, तो w का मान पता करना है, कार्य पता करना है। इस बार इसे काट लेंगे सर, ये p से p कट जाएगा और कुछ कट नहीं ना, n गुणा n का क्यूब हो जाएगा, ये p का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तिरछा गुणा या वज्र गुणा, तो x गुणा p स्क्वायर, p गुणा p स्क्वायर बराबर n का क्यूब। हमें x का मान निकालना है तो n क्यूब अपॉन p स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा, n क्यूब अपॉन p स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका राइट है, n क्यूब अपॉन p स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, 121 121। एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए है। 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपए, तो इस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। आसान सवाल है, यूनिटरी मेथड का सवाल है। 4/5 पार्ट का प्राइस दे रखा है, 1/2 का प्राइस आपसे पूछा है, आधे भाग का मूल्य पूछा है, आधे भाग का मूल्य पूछा है। 4/5 भाग का मूल्य पता है, 4/5 भाग का मूल्य दे रखा है। एक संपत्ति का 4/5 पार्ट, 4/5 भाग का 1680 रुपए है। अगर इस पूरी संपत्ति का मूल्य देखना चाहें तो देख सकते हैं हम, टोटल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य अगर देखना चाहो तो निकाल सकते हो, उसका फिर आधा कर देना, वो आधा मूल्य हो जाएगा। इस संपत्ति का अगर टोटल मूल्य देखना चाहे तो 1680 जो दे रखा है, ये 5/4 का है, तो 5 यहाँ आएगा, 4 कहां चला जाएगा ऊपर,
और पूरी संपत्ति यानी एक भाग का, पूरे भाग का मूल्य बताना है तो 1 से गुणा कर दो आप, टोटल संपत्ति का मूल्य आ जाएगा। 5 से काट लो इसको आप लोग, 5 दूआ 10, 5 3 15, सॉरी बचेगा 1, 18 हो गया, 5 3 15, बचा 3, 5 6 30, 336 को 4 से गुणा कर दो, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 1344 रुपए। ये 4/5 भाग है ना, ये 4/5 भाग का मूल्य है 1680 रुपए। इसका इस तरह से समझ सकते हो आप लोग, 4/5 क्या होता है, टोटल जो मूल्य है ना उसका, वो 5 मान लो आप लोग, संपत्ति का टोटल मूल्य। ये कुल जो संपत्ति है, भू संपत्ति, कुल कुल संपत्ति। जब भी मैंने कहा सवाल बटे में लिखा हो ना, इसको ऐसा ना करके ऐसा डायरेक्ट कर लो आप लोग, इस तरह से ना करके। इसने तो आधे भाग का मूल्य पूछा है ना, इसने आपसे आधे भाग का मूल्य पूछा। एक संपत्ति का 4/5 भाग, तो जब सवाल इस तरह से बटे में लिखा हो तो संपत्ति का टोटल भाग आप 5 कर दो आप। संपत्ति का कुल मूल्य 5 रुपए है, तो इसका 5 का 4/5 कितना होगा, 5 का 4/5 भाग, तो सर ये 4 होगा। तो इस वाले मान, इसको मान दे रखा है 4 इकाई का मान 1680 रुपए, और टोटल निकालना हो तो 5 से गुणा कर देना। इस 4 इकाई का मान कितना रुपए है, 1680 रुपए, ये दिया है। ऐसे कर दो आप लोग, आसान हो जाएगा थोड़ा सा सवाल करना। 1680 रुपए जो है ये 4 के बराबर है, और कुल संपत्ति का भाव मूल्य देखने के लिए 5 से गुणा कर दो, ये टोटल मूल्य आ जाएगा। वो सही लिखा था, वो 4 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा ना, 4/5। काटोगे इसको, 4 चौके 16 और 4 2 8, 420 गुणा 5, 420 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 0 5 तो 10 का बिन 0, 1 हासिल कैरी, 5 4 20 और 1 21, 2100 रुपए होगा सर टोटल मूल्य। इस 2100 का आधा कर दो आप लोग, 2000 का आधा होता है 1000 और 100 का आधा होता है 50, 1050 आधे भाग का मूल्य होगा 1050। टोटल संपत्ति का मूल्य 2100 रुपए होगा, आधे भाग का मूल्य, आधे भाग का मूल्य, तो 2100 का आधा कर दो सर 1050। एक लाइन में अगर इस कहानी का आंसर देना चाहें, सारी कहानी का, तो आप डायरेक्ट ये लिखो, ये जो 1680 दे रखा है ना, ये किसके बराबर है उसका भाग दो। ये 4/5, 5 कहां चला जाएगा सर ऊपर, और जो पूछा गया हो ना उससे से गुणा कर दो डायरेक्ट, जो पूछ रहा हो ना उसी से गुणा कर दो। 1680 जो दे रखा है वो किसके बराबर है उसका भाग देते हैं, और जो पूछा गया उससे गुणा करते हैं। सर आधे भाग का पूछ रहे तो आधे से गुणा कर दो, 1/2, बस खत्म। 4 से भी काटा ही था, 8 से काटना चाहो तो 4 गुणा 2 8 होता है, 8 से काट दो डायरेक्ट इसको, 8 2 16, 8 1 8, 210 गुणा 5 1050, 1050 रुपए। इस संपत्ति का टोटल मूल्य 1050 होगा। जो दिया गया है मूल्य है वो किसके बराबर है उसका भाग देंगे। ये 1680 4/5 भाग का है, तो 5 कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है सर, और जो पूछा गया उसी से गुणा कर दो डायरेक्ट, आधे भाग का। कुल संपत्ति मानना चाहो तो 5 मान लो, जो दे रखा है उस 4 इकाई का मान है, टोटल का मान निकाल दिया, फिर आधा कर दिया। 122 नंबर, ये सेम सवाल है, ये वही सेम सवाल है 1050। 123 नंबर पर आ जाओ, ब्याज। वो एक सवाल रिपीट हुआ है सेम, चलो कोई बात ना। वो एक क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है वहां पर, इसे देखिए आप लोग। सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्षों में 80% वृद्धि होती है, 8 वर्ष में 80% वृद्धि होती है, तो 14,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
सरल ब्याज से किसी धन में 8 वर्षों में 80% की वृद्धि होती है। कोई राशि है जो 80% बढ़ जाती है, तो 14,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद समान प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से, उसी वाली दर से ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो टाइम है 8 वर्ष और वो धन जो है 80% बढ़ गया है, तो वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, ब्याज की दर निकालेंगे। तो 80% पैसा बढ़ गया 8 साल में, तो ब्याज की दर सर 80/8 यानी 10% रही होगी। 10% ब्याज मिलेगा ना हर साल, तब आ जाके 8 सालों में 80% ब्याज कमा पाएंगे। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट केवल 2 ही बातों पे डिपेंड होता है, आर और टी पर, दर और समय पर। तो टोटल वृद्धि कितना हुई, 80%। कितने वर्षों में हुई, 8 वर्षों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर 10% रही होगी सर, ब्याज की दर कितना रही होगी, 10% रही होगी। तो ये दर आई गया, बस यही था समझने का, और आगे तो आप लोग कर ही लोगे इस सवाल को। सरल ब्याज जो है वो 2 ही बातों पर डिपेंड होता है, आर और टी पर। साधारण ब्याज का परसेंट 80%, यही तो कह दो आप, वृद्धि कहां से हुई है, ब्याज से हुई है, और ब्याज कितना कमा लिया, 80%। तो 80% का जो ब्याज कमाया है वो आपको कमाने में समय लगेगा 10 साल, सॉरी समय तो 8 साल दे रखा है, ब्याज की दर 10% रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगी। ब्याज की दर 10% आ गई, प्रिंसिपल 14,000 रुपए है, और टाइम आपको पता है 3 वर्ष दे रखा है। तो सीआई बताना है, किसी भी तरह से निकाल लो, चाहे कोड वाले तरीके से निकाल लो, चाहे रेशियो मेथड से निकाल दो, चाहे सक्सेसिव परसेंटेज लगा दो। बहुत तरीके सिखाए हैं चक्रवर्ती ब्याज निकालने के। और कल जो एक पूरा पार्ट 1 जो आपको मिला है उसमें 3 टॉपिक है वहां पर, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। पार्ट नंबर 1 जो आपको करवाया गया एक बड़ी क्लास के साथ, उसमें तीनों टॉपिकों को एक साथ बता रखा है। तो यहां से आगे जाने के सीआई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कोड वाला मेथड लगा रहा हूं सर मैं। कोड मेथड में क्या कर रहे हैं, इस 14,000 का सबसे पहले आपको 10% निकालना है। 14,000 का 10%, ये 1400 रुपये होगा सर। 1400 का फिर 10% निकालना है, 140 होगा सर। एक एक जीरो कम करते जाइए, बस एक जीरो कम होती चली जाएगी। 140 का 10% क्या होगा, 14 रुपये होगा सर। 140 का 10%, ये 14 होगा सर। अब बताइए 3 साल का कोड क्या है, 3-3-1 है सर। पहला आंसर 3 से गुणा होगा, फिर 3 से गुणा होगा, और लास्ट का आंसर 1 से गुणा होगा। ये 3 साल का कोड है सर। 14 थी ये 4200 रुपये, 420 रुपये, और ये 14 रुपये। इन सबको जोड़ दो तो सीआई आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। कितना हो गया, 4200 और 400 4600, 4634 रुपये, 4634 रुपये सर सीआई होगा। 4634 रुपये चक्रवर्ती ब्याज होगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ये कोड मेथड है सर। रेशियो मेथड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 10% आई है सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आया है, जिसका मतलब होता है 1/10, 1/10। एक तरफ लिखेंगे आप लोग प्रिंसिपल, दूसरी तरफ लिखेंगे आप लोग मिश्र धन, अमाउंट। 10 रुपए की राशि 1 वर्ष बाद बढ़ के 11 हो जाएगी। टाइम 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर दो सर, इसका क्यूब कर दो। तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो 1000 रुपए वाली राशि जो आपने निवेश करी है वो बढ़कर 1331 हो जाएगी। तो इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 331 रुपए का ब्याज आया है सर। तो सीआई जो आया वो 331 आया है सर। हमें 331 इकाई का मान पता करना है, और जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 14,000 रुपए। ये 1000 है, इसका 14 गुना है, तो इसको 14 से गुणा कर दो। ये आ गया सीआई। देखो चक्रवर्ती ब्याज जो दिया गया हो ना, वो राशि हमेशा ऊपर लिखा करो, 14,000। हमने प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000 रुपए प्रिंसिपल, 1000 का भाग दो, गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। 331 से गुणा कर दो सर, बस सरल करिए, काटिए, जो आएगा वो आंसर। जीरो तो सब कट जाएंगे इनके, तीनों के तीनों जीरो कट गए। 14 से गुणा कर दो सर,
14 1 14 का 4, एक हासिल कैरी हो गया। 14 3 42 और 1 43 का 3, 4 हासिल कैरी हो गया। सॉरी, हाँ 14 3 42 और 4 46, 4634, 4634। ये आपका मेथड है रेशियो मेथड, इससे कर लो आप लोग। सक्सेसिव परसेंटेज लगा लो, कैसे भी कर लो आप लोग, एक से एक बेहतर तरीका आपके पास में है। 124 124 नंबर सवाल। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, बताइए फटाफट। ये 2 यहां कुछ नहीं है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? 1/2 ये परसेंटेज है ना, परसेंट को जब हटाते हैं ना सर तो बटे में क्या आता है, 100 आता है। तो 1/2 और ये 100 आ जाएगा नीचे, तो सर ये 1/200 बनेगा। इस 1/200 को परसेंटेज में क्या लिखोगे, सॉरी पॉइंटों में, दशमलव में क्या लिखोगे? परसेंटेज में तो था ही लिखा हुआ, दशमलव में क्या लिखोगे ये पूछ रहा है। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, बता दो फटाफट। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है सर, और 200 हो रहे हैं यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद टोटल 3 अंक आएंगे सर, तो आंसर होगा 0.005। नहीं तो देखो पहले पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाने से 10 हो जाएगा ऊपर, 10 में भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ 100 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाओ 1000 हो जाएगा, और 200 से भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो आंसर क्या आया, 0.005, 0.005। तो इसमें गलती हो जाती है, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे देखो वापस देख लो, ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 और 1/100 अलग अलग भी लिख सकते हो इनको आप लोग, 100 का भाग दे दिया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, 0.5, और 100 से भाग और दोगे तो 0.2 अंक आगे और शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा सर 0.005, 005। नहीं तो आपने ऐसा कहा कि सर ये 1/200 है, ये हटाइए 0 यहां से, 1/200 है, तो बताओ 1 में 200 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना। सबसे पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट लगाने से एक 0 बढ़ जाती है ऊपर, 10 हो गए सर, 10 में 200 का भाग फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा दिया 100 हो गया सर, अब भी नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ाओ 1000 हो जाएगा, 1000 में भाग चला जाएगा, 200 गुणा 5 1000 होते हैं, 0.005। आसान सवाल है लेकिन गलती कर देता है सवाल। कोई इसका आंसर 0.5 देगा, कोई इसका आंसर 0.05 देगा, अलग अलग आंसर आएंगे। 0.005। 125 125 नंबर सवाल, लास्ट। एक सवाल आज रिपीट हो रहा था, कोई बात नहीं है, कल के मॉक पेपर में ज्यादा देख लेंगे आप। 125 नंबर, यदि एक पाइप का 3/5 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है, शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो तो पाइप की लंबाई क्या होगी? ये भी यूनिटरी मेथड का सवाल है। कोई पाइप है आपके पास, देखो ये रहा पाइप, ये आपके पास कोई पाइप है, इस पाइप का कौन सा भाग, इस पाइप का सर 3/5 भाग, पहले भाग करा 3/10 भाग, ये 3/10 भाग है, ये कीचड़ में है, यहां गंदगी है, इसके बाद बोला तथा 3/5 भाग कीचड़ में है, 3/5 भाग पानी में है, 3/5 भाग पानी में है, ये पानी में है, और शेष जो बच रहा है, शेष जो भाग बचा है, शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर है, 5 मीटर जो पानी की सतह से ऊपर है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ पाइप की लंबाई कितना है, पाइप टोटल कितना लंबा पाइप है ये। देखो यहां पर शेष नहीं बोला है, 3/10 पार्ट ऑफ ए पाइप इज मड एंड 3/5 पार्ट ऑफ ए वाटर एंड द रिमेनिंग 5 मीटर। एक ही जगह शेष लिखा है, ये चाहता तो अच्छा और बना सकता सवाल को,
इस सवाल को और भी बेहतर बना सकते थे। अगर यहां भी शेष लिखा होता तो और भी बढ़िया बन जाता है ये सवाल। तो पहले इन दोनों भाग को जोड़ लो आप लोग। 3/5 प्लस 3/10 कितना हो गया? 10 आएगा एलसीएम 5 और 10 का। 5 से भाग 2 बार जाएगा, 3 गुणा 2 6। 10 से 10 में भाग 1 बार जाएगा 3। 6 प्लस 3 9/10 भाग। यानी अगर टोटल पाइप 10 मीटर का है तो 10 में से 9 मीटर तो ये आपका कवर कर रखा है। एक इकाई का मान 5 मीटर है। इस एक इकाई का मान कितना है? 5 मीटर है। और टोटल 10 इकाई का मान कितना होगा? 10 गुणा 5, 50 मीटर का पाइप है सर। ये पाइप जो है वो 50 मीटर का है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो पहले आप। कितना भाग कीचड़ में और कितना भाग पानी में, ये देख लो आप। कीचड़ और पानी को जोड़िए आप लोग। कीचड़ और पानी में जो पाइप का भाग कीचड़ में है वो कितना है? 3/10 भाग। और जो भाग पानी में है वो कितना है? वो है सर 3/5 भाग। इन दोनों को ऐड किया है मैंने, जोड़ा है। तो 3/10 में 3/5 जोड़ा है। तो सर ये कितना हुआ? 10 एलसीएम आ गया। 10 से 10 में भाग 1 बार जाता है 3, प्लस 5 से भाग 2 बार गया, 2 गुणा 3 6। 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9/10 भाग। उस पाइप का 9/10 भाग तो किस में है? कीचड़ और पानी में है। तो शेष बचा है सर 1/10 भाग। तो उस 1/10 भाग का मान है 5 मीटर। तो टोटल उस पाइप की जो लंबाई होगी वो होगी सर 50 मीटर। यही कहानी को मैंने यहां समझाया है। ये देखो पाइप भी बना दे दी आप लोगों को टोटल, और ये भी बता दिया, देखो ध्यान से। ये पूरा पाइप है। इन दोनों का टोटल आपने कितना बताया? 9/10 भाग। 9/10 भाग। तो ऊपर जो बचा है वो 1/10 भाग बचा है। तो मैंने इसको पूरे पाइप की लंबाई को 10 ही मान लिया। पूरे पाइप की लंबाई को कितना मान लिया? 10 मीटर मान लिया। माना है मेरी मर्जी से। तो 10 में से 9 मीटर तो ये हो गई, तो बची कितना? 1 इकाई। उस 1 इकाई का मान 5 मीटर आ गया। तो पाइप की जो टोटल लंबाई होगी, पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई कितना होगी? ये 5 मीटर जो आया है ना, ये 1 इकाई के बराबर है। और पाइप की लंबाई 10 मीटर, 10 इकाई बोला तो 10 गुणा 5 कितना होगा? 50 मीटर। या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो दिमाग ही मत लगाओ आप। बस इन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा। कीचड़ में और पानी में कितना भाग है, इन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा सर। ये 9/10 भाग है। तो 5 मीटर जो है ना वो शेष भाग की लंबाई है। 9/10 भाग कीचड़ और पानी में है, तो शेष बचा है सर 1/10 भाग। शेष कितना बचा है? 1/10 भाग। ये कहां से आया सर? अरे भाई पाइप तो एक ही है ना। एक में से 9/10 घटाओगे तो शेष 1/10 आएगा। शेष 1/10 आएगा। इस 1/10 का मान 5 मीटर है। तो पूरे पाइप की लंबाई कितना है? 50 मीटर है। पाइप की लंबाई 5 मीटर तो दे रखा है। वो शेष भाग की लंबाई यानी 1/10 के बराबर। 10 कहां चला जाएगा? ऊपर। और पूरा जो पाइप है उसकी लंबाई बतानी है तो 1 से गुणा करोगे। सॉरी 10 कहां से कट गया ये? तो 5 गुणा 10 कितना आ जाएगा सर? 50 मीटर पाइप की लंबाई आ जाएगी। 9/10 भाग उस पाइप का कीचड़ और पानी में है। तो शेष बचा है 1/10 भाग। ये शेष जल्दी से जल्दी निकालना आपको आना चाहिए कि शेष कहां से आया। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर पाइप अगर टोटल 10 इकाई है तो उस 10 इकाई में से 9 इकाई भाग जो है वो कीचड़ और पानी में डूबा हुआ है। तो ऊपर जो शेष बच रहा है वो 1 इकाई है। उस 1 इकाई का मान 5 मीटर है। तो पूरे 10 इकाई का मान 50 मीटर होगा। आसान है सवाल, लेकिन ये इस तरह के सवाल फिर भी गलत हो जाते हैं हमारे। इस तरह के सवाल फिर भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए, ये था आपका मॉक पेपर नंबर 5, जिसके अंदर एक क्वेश्चन जरूर रिपीट था। तो जरूर मैं आशा करता हूं कि आपको ये मॉक पेपर समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मॉक पेपर 6 के बाद मैंने बता दिया आप लोगों को कि आपको हर मॉक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होंगे कि इररेलेवेंट डाल दिए, कुछ भी डाल दिया, मतलब आपको परेशान करना है। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं।
मेन मोटिव ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही डीमोटिवेट कर दिया जाए कि हाँ आपके क्वेश्चन से ऐसे करवाए जाएं जो आपके पेपर से रेलिवेंट ही ना हो। ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं। उन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, हर पेपर में ऐसा होता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो बच्चे को परेशान करते ही करते हैं। तो मॉक पेपर 7 से मैंने आपको पहले बताया, आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो हम डिटेल सॉल्यूशन के अंदर देख ही रहे हैं, उनको ध्यान से समझिए। तो आज के मॉक पेपर कैसा लगा ये जरूर आप लोगों को सबको कमेंट करके इस प्रतिक्रिया में बताना है। और अगर सेशन लाइक नहीं करा है तो आपको करना चाहिए, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो करना चाहिए। और अपने हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर किया करो। आप लोग इतने बच्चों तक कम से कम पहुंचाओ अपने परिवार को जो सीरियस होके पटवार का एग्जाम दे रहा। यही गुरु दक्षिणा मैंने आप लोगों से मांगी है। और कोई भी कोर्स लेने का कभी तक क्या कभी भी नहीं कहा जाएगा, कभी फोर्स नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पर, कभी भी आपसे फोर्सफुली ये कभी नहीं कहा जाएगा। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से कि आप कोर्स खरीदेंगे तो ही आप सक्सेस होंगे। हर एग्जाम का मैथ से रिलेटेड कोर्स जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है वो आपको करवाया जाएगा, तो करवाया जाएगा, चाहे वो एग्जाम आपका ग्राम से एक वीडियो का हो और जो ग्राम पेपर आने वाला है 4th ग्रेड का पेपर हो उसके अंदर भी पूरी मैथ्स आपको बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से एडवांस लेवल तक मैं सिखाऊंगा। और पटवारी के लिए तो बहुत बेहतर तरीके से आपको सारा का सारा जो मेरे पास था मैंने आपको रख दिया। अब आप उसका कितना सम्मान करते हो, कितना प्यार देते हो, वो सहयोग करते हो, वो सब आप पे डिपेंड है। बाकी हर क्लास के अंदर ऐसे कई रिव्यू, कई बच्चों के कमेंट मिल जाएंगे, सर कोर्स कहाँ से मिलेगा, वीडियो के लिए कोर्स बता दो। मैं फिर बता देता हूँ आपको, किसी भी दिन इस प्लेटफॉर्म से आपको कोर्स खरीदने के लिए, कोर्स लेने के लिए कभी फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा, कभी भी नहीं कहा जाएगा। जो कमिटमेंट आपसे कर दिया गया वहां मैथ्स आपको पूरा करवाई जाएगी तो पूरा ही करवाई जाएगी। तो एक मॉक पेपर की सीरीज भी मैंने आपसे कमिटमेंट करी है तो ये लगातार चलेगी। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहे अपने इस परिवार के साथ। अब लेता हूं मैं आप सबसे विदा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।